प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट MGT 503 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फाइनल इम्तिहान क्रैश कोर्स में खुशामदीद। अगर तैयारी कमज़ोर है, कन्फ्यूजन है या बहुत देर से पढ़ना शुरू किया है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। इस क्रैश कोर्स में हम सिलेबस को एक स्मार्ट तरीके से कवर करेंगे। हर वीडियो में 2 लेक्चर्स। हम किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इम्तिहान में MCQs आते हैं। तो ये इस क्रैश कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें हम सबक 19 और 20 को कवर करेंगे। ये असबाक बहुत अहम है क्योंकि इनमें बहुत सी डेफिनिशंस, फ़र्क और एग्जामिनर ट्रैप्स हैं, यानी वो जाल जिनमें मुम्तहिन फंसा सकता है। मैं हर चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि सही MCQ ऑप्शंस को आसानी से पहचाना जा सके। तो आइए इम्तिहान की हकीकत से शुरू करते हैं। सिलेबस लंबा लग सकता है लेकिन VU के MCQs में अक्सर वही छोटे छोटे नुकात बार बार दोहराए जाते हैं। और आज मैं सबक 19 और 20 से बिल्कुल वही नुकात दिखाऊंगा। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत से MCQs आते हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का फ़र्क, सोच की मुख्तलिफ किस्में, स्वॉट जैसे प्लानिंग टूल्स और फोरकास्टिंग के तरीके। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम सबक 19 से शुरू करेंगे और उन अहम हिस्सों पर तवज्जो देंगे जिनका इम्तिहान में आना तकरीबन यकीनी है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन इम्तिहानी जाल, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का फ़र्क। देखें, क्रिएटिविटी का मतलब है सिर्फ एक नया ख्याल जहन में आना, जबकि इनोवेशन का मतलब है उस ख्याल को इस्तेमाल में लाना, उससे कोई काम की चीज़ बनाना। अब यहाँ एक ट्रैप है। मुम्तहिन इन दोनों अल्फाज को आपस में बदल देगा। तो याद रखने वाला कीवर्ड है यूज़फुल, यानी मुफीद। अगर MCQ में यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस का जिक्र हो तो समझ जाएं कि सही जवाब इनोवेशन है। बस ये सोचें, ख्याल को जब इस्तेमाल किया जाए तो वो इनोवेशन बन जाता है। अगला है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सोच का फ़र्क। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक तंग रास्ते की तरह है जो सीधा एक ही सही जवाब की तरफ ले जाती है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग एक खुले मैदान की तरह है जहां बहुत से नए रास्ते और इम्कानात सोचे जाते हैं। MCQ का जाल ये है कि अगर सवाल में न्यू वेज यानी नए तरीके का जुमला आए तो ये हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ इशारा करता है। किसी भी ख्याल को तख्लीकी यानी क्रिएटिव होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ जो ट्रैप है वो टास्क मोटिवेशन के बारे में है। इम्तिहान में ये सवाल आ सकता है कि इसका ताल्लुक बोनस या पैसों जैसे बैरूनी इनामात से है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ताल्लुक काम में आपकी अपनी अंदरूनी दिलचस्पी से है। तख्लीकी अमल के ये 4 मरहल हैं और इनकी तरतीब एक बहुत आम MCQ है: प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। अब जाल ये है कि इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन में कंफ्यूज किया जाता है। याद रखें, इल्यूमिनेशन वो आहा वाला लम्हा है जब अचानक कोई ज़बरदस्त ख्याल आता है, जबकि वेरिफिकेशन उस ख्याल को टेस्ट करना है कि आया ये काम करेगा भी या नहीं। तो अहम नुक्ता यह है कि ये दोनों ग्रुप टेक्निकें कैसे मुख्तलिफ हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में बस ख्यालात का आज़ादाना इज़हार होता है, कोई तनकीद नहीं होती, जबकि NGT एक मुनज़्ज़म तरीका है। इम्तिहान में NGT के लिए सबसे अहम लफ्ज़ है साइलेंट वोटिंग, यानी खामोश वोटिंग। जहां भी ये लफ्ज़ नज़र आए तो जवाब NGT है। वर्टिकल थिंकिंग सीधी और मंतिकी होती है, स्टेप बाय स्टेप, जबकि लैटरल थिंकिंग तख्लीकी होती है जिसमें मसले को मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है। MCQ ट्रैप का कीवर्ड है अवॉइडिंग द ऑब्वियस, यानी आम या वाज़ेह रास्ते से बचना। अगर सवाल में ये आए कि वाज़ेह रास्ते से बचकर हल तलाश किया जा रहा है तो जवाब हमेशा लैटरल थिंकिंग होगा। ये दोनों तरीके मुस्तकबिल के बारे में हैं, जो उन्हें थोड़ा मुश्किल बना देता है। डेल्फी मेथड की पहचान एक्सपर्ट पैनल और मल्टीपल राउंड्स यानी सवालनामों के कई दौर हैं, जबकि सिनेरियो एनालिसिस में मुख्तलिफ मुमकिना मुस्तकबिल का तसव्वुर किया जाता है, जैसे क्या होगा अगर तेल की कीमतें दुगनी हो जाएं। और आखिर में सबक 19 के लिए PDCA साइकिल, ये मुसलसल बेहतरी के लिए एक बहुत ही सादा चक्कर है। इम्तिहान में इसकी तरतीब पूछी जाएगी: प्लान, डू, चेक, एक्ट। बस ये इतना ही आसान है। चलिए अब सबक 20 की तरफ बढ़ते हैं। ये बाब उन टूल्स के बारे में है जो मैनेजर्स मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये भी MCQs के लिहाज से बहुत अहम है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का सीधा मतलब है कि कंपनी से बाहर क्या हो रहा है, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। यहाँ MCQ ट्रैप उसकी तरतीब है। याद रखें, आप पेशन गोई यानी फोरकास्टिंग करने से पहले माहौल को स्कैन करते हैं, तो स्कैनिंग हमेशा पहले आती है। स्वॉट के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन सबसे आम MCQ ट्रैप ये है कि अंदरूनी और बैरूनी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। याद रखें, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कंपनी के अंदर की बातें हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स कंपनी से बाहर की दुनिया में होती हैं। तो अहम नुक्ता यह है कि स्वॉट अंदरूनी और बैरूनी दोनों तज्जियों को इकट्ठा करता है।
फोरकास्टिंग का मतलब है मुस्तकबिल की पेशीनगोई करना। एक अहम MCQ नुक्ता इसकी एक्यूरेसी के बारे में है कि पेशीनगोई सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद कब होती है। तो जवाब यह है कि जब कारोबारी माहौल स्टेबल हो, यानी मुस्तहकम हो और तेज़ी से बदल ना रहा हो। फोरकास्टिंग की 3 अहम किस्में हैं। क्वांटिटेटिव का ताल्लुक नंबर्स और डेटा से है, क्वालिटेटिव और जजमेंटल का ताल्लुक लोगों की आरा से है। अब ट्रैप यह है कि अक्सर लोग समझते हैं क्वालिटेटिव और जजमेंटल एक ही चीज हैं। नहीं, आपके कोर्स के मुताबिक इन्हें अलग अलग कैटेगरी समझा जाता है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में पुराने डेटा में पैटर्न्स तलाश किए जाते हैं। इम्तिहान में इन पैटर्न्स के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिकल। जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि अगरचे हम ये पैटर्न देख सकते हैं, लेकिन इनके बदलने का बिल्कुल सही वक्त यानी टर्निंग पॉइंट बताना बहुत मुश्किल होता है। कॉजल मॉडल्स वजह और असर का रिश्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रिग्रेशन या इकोनोमेट्रिक मॉडल जैसे अल्फाज नजर आएं, तो ये एक कॉजल मॉडल है। एक आम ट्रैप लीडिंग इंडिकेटर्स के साथ है। तारीफ के मुताबिक ये इस वाक़े से पहले आते हैं जिसकी ये पेशेनगोई करते हैं। जजमेंटल फोरकास्टिंग में लोगों की राय इस्तेमाल होती है। MCQ में जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन या सेल्स फोर्स कंपोजिट जैसे नाम आ सकते हैं। इन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी और मुमकिना MCQ ट्रैप ये है कि इनमें ज़ाती तास्सुब यानी पर्सनल बायस का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बेंचमार्किंग का मतलब है अपनी फील्ड में जो सबसे बेहतरीन है उनसे सीखना, बिल्कुल तख्लीकी अमल की तरह। इम्तिहान में इसके मराहिल की तरतीब पूछी जाएगी और ये तरतीब है पहले टीम, फिर डेटा, फिर एनालिसिस और आखिर में एक्शन। ठीक है, एक गहरी सांस लें। हमने इन दोनों असबाक के तमाम अहम MCQ ट्रैप्स को कवर कर लिया है। अब आइए इन सबसे अहम नुकात को एक बार फिर आराम से दोहराते हैं ताकि वो जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। आइए इन क्लीदी फ़र्कों को जहन में बिठा लें। क्रिएटिविटी का मतलब है नया ख्याल। इनोवेशन का मतलब है इस ख्याल का इस्तेमाल। कन्वर्जन थिंकिंग एक हल की तरफ जाती है, डाइवर्जन बहुत से हल तलाश करती है। तख्लीकी अमल की तरतीब याद रखें, PIIV। NGT का मतलब है खामोश वोटिंग। डेल्फी का मतलब है माहिरीन का पैनल। स्वॉट अंदरूनी और बैरूनी अवामिल का तज्जिया है और बेंचमार्किंग की तरतीब है टीम, डेटा, एनालिसिस, एक्शन। अब वो तमाम टूल्स मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत है। मुम्तहिन के आम हथकंडे भी मालूम हो गए हैं। इस इम्तहान में बगैर तैयारी के नहीं, बल्कि एक स्मार्ट हिकमत अमली के साथ जाना है। खुद पर भरोसा रखें, आप ये कर सकते हैं। चलिए क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लेसन 21 और लेसन 22 कवर करेंगे। देखिए, ये चैप्टर्स दिखने में थोड़े लंबे लगते हैं, लेकिन असल में इनके MCQs बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स से आते हैं और हम बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। पता है, अक्सर स्टूडेंट्स इन लंबे चैप्टर्स को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स में बार बार वही टूल्स, वही डेफिनेशंस और वही सीक्वेंसेस रिपीट होते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करेंगे। याद रखें, ये चैप्टर्स MCQs से भरे हुए हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेसन 21 से। ये लेसन असल में उन तमाम अहम टूल्स के बारे में है जो मैनेजर्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो MCQs आते हैं ना, वो आम तौर पर यही पूछते हैं कि भाई किस मसले के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। सबसे पहला और बुनियादी कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज का। बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स होते हैं। पैसा, लोग, बिल्डिंग, यहाँ तक कि कंपनी का नाम, सब। मगर यहाँ एक छोटा सा ट्रैप है जिसका एग्जाम में ख्याल रखना है। देखें, एग्जामिनर की कोशिश होती है कि वो ये साबित करे कि रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा या कैश है, लेकिन नहीं। याद रखें, लोग, बिल्डिंग्स, ब्रांड की वैल्यू, ये सब रिसोर्सेज में शामिल हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक पर, बजटिंग। यहाँ से MCQs आना ऑलमोस्ट गारंटीड है, इसलिए इस पर खास तवज्जो देनी है। बजट है क्या? सिंपल, इसकी डेफिनेशन ही MCQ है। बजट असल में नंबर्स का प्लान है, एक न्यूमेरिकल प्लान। ये लफ्ज़ न्यूमेरिकल प्लान जहन में रखें। ऑप्शन में जहाँ ये दिखाए वही आमतौर पर इसका जवाब होता है। बजट की 4 मेन किस्में हैं। एग्जाम में इनकी मैचिंग आती है: रेवेन्यू बजट, एक्सपेंस बजट, प्रॉफिट बजट और कैश बजट। और सबसे आम गलती कहाँ होती है? लोग प्रॉफिट और कैश को एक ही समझ लेते हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें, कैश आपके हाथ में जो असल पैसा है वो है, जबकि प्रॉफिट तो कागज़ पर की गई एक कैलकुलेशन है। मुमकिन है कंपनी प्रॉफिटेबल हो लेकिन उसके पास कैश बिल्कुल ना हो, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अच्छा, फिर आती है बात फिक्स्ड और वेरिएबल बजट की।
इसका MCQ बहुत सिंपल है। अगर सवाल में अनसर्टेनिटी या चेंजिंग कंडीशंस या प्रोडक्शन वॉल्यूम का बदलना जैसी कोई भी बात हो तो फौरन समझ जाएं कि जवाब वेरिएबल बजट है। फिक्स्ड बजट सिर्फ स्टेबल हालात के लिए होता है। अब आते हैं दो बहुत अहम स्केड्यूलिंग टूल्स पर, गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट। इनका फ़र्क एग्जाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। देखें, गैंट चार्ट बिल्कुल सीधा सा बार चार्ट है। ये सिर्फ बताता है कि काम कितना हो गया, लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा काम दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। और पर्ट के लिए दो अल्फाज हमेशा याद रखें, क्रिटिकल पाथ और स्लैक। क्रिटिकल पाथ क्या है? ये प्रोजेक्ट का सबसे लंबा रास्ता है और यही डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट कम से कम कितने टाइम में पूरा होगा। और यहाँ है इसका गारंटीड MCQ। अगर क्रिटिकल पाथ पर एक दिन की भी डिले हो जाए ना, तो पूरा प्रोजेक्ट एक दिन डिले हो जाएगा, हमेशा। जिन टास्क्स में स्लैक होता है उनको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन क्रिटिकल पाथ को नहीं। ब्रेक इवन एनालिसिस बिल्कुल सिंपल। ये वो पॉइंट है जहां आमदनी यानी रेवेन्यू और खर्चा यानी कॉस्ट बराबर हो जाए। ट्रैप क्या है? इस पॉइंट पर ना कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। अच्छा, जब भी MCQ में ये अल्फाज आएं, स्कैर्स रिसोर्सेज यानी कम वसाइल, कंस्ट्रेंट्स यानी पाबंदियां, और ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स यानी बेहतरीन इस्तेमाल, तो जवाब है लीनियर प्रोग्रामिंग। बस इन कीवर्ड्स को पकड़ लें। अब देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें सबसे अहम चीज़ है इन स्टेप्स की सही तरतीब। ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछी जाती है। इसे बिल्कुल इसी तरह याद कर लें। पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर एक्टिविटीज़, फिर सीक्वेंस और इसी तरह आगे। और हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में एक अहम MCQ। उनकी असल ताकत उनकी फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि उनके कम्युनिकेशन और लोगों को कायल करने की सलाहियत होती है। लेसन के आखिर में ये 3 टूल्स हैं, इनकी बस डेफिनेशन मैच करनी है। सिनेरियो प्लानिंग गैर यकीनी मुस्तकबिल के लिए, क्यूइंग थीरी वेटिंग लाइंस के लिए, और सिमुलेशन किसी चीज़ की नकल या इमिटेशन के लिए। चलिए अब आते हैं लेसन 22 पर। ये प्लानिंग के बारे में है और यहाँ से डेफिनेशंस बहुत अहम है, इनसे डायरेक्ट MCQs आते हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन सबसे एक्सपेक्टेड MCQ है। इसके 3 हिस्से याद रखें। पहले गोल सेट करना, फिर उन गोल्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, और आखिर में उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान्स तैयार करना। और इसका ट्रैप, प्लानिंग सिर्फ मकसद यानी एंड्स के बारे में नहीं और ना ही सिर्फ रास्ते यानी मीन्स के बारे में, ये दोनों के बारे में है। इस बात को याद रखें। ये बहुत सिंपल सा फर्क है। गोल्स हैं क्या हासिल करना है, और प्लान्स हैं कैसे हासिल करना है, व्हाट वर्सेस हाउ। ये भी एक मज़ेदार MCQ है। स्टेटेड गोल्स वो हैं जो कंपनी कहती है, जो एनुअल रिपोर्ट्स में लिखा होता है, और रियल गोल्स वो हैं जो कंपनी असल में करती है, उसके एक्शन से पता चलता है। जब प्लान्स की किस्मों की बात आती है तो नंबर 3 याद रखें। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के हिसाब से 3 बुनियादी किस्में होती हैं। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, यहाँ से मैचिंग का सवाल बनता है, हमेशा याद रखें। टॉप मैनेजमेंट बनाती है स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं, और लोअर मैनेजमेंट बनाती है ऑपरेशनल प्लान्स जो शॉर्ट टर्म होते हैं। और आखिरी अहम फ़र्क है सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान्स के दरमियान। जैसा कि नाम से जाहिर है, सिंगल यूज़ प्लान सिर्फ एक मखसूस सिचुएशन के लिए होता है, जबकि स्टैंडिंग प्लान्स उन चीज़ों के लिए होते हैं जो बार बार की जाती हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसीज़ या रूल्स। ठीक है, अब बिल्कुल आहिस्ता से एग्जाम के लिए इन सब से अहम पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये जहन में बैठ जाएं। सुकून से इन पॉइंट्स को दोबारा देखें। हमने बात की बजट की किस्मों की, फिर फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल बजट, जहां वेरिएबल अनसर्टेनिटी के लिए है, गैंट वर्सेस पर्ट, जहां पर्ट रिलेशनशिप्स दिखाता है, क्रिटिकल पाथ, जिस पर कोई भी डिले पूरे प्रोजेक्ट को डिले करती है, प्लानिंग की डेफिनेशन जो एंड्स और मीन्स दोनों हैं, प्लान्स के 3 लेवल्स स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, और आखिर में सिंगल यूज़ वर्सेस स्टैंडिंग प्लान्स। तो लेसन 21 और लेसन 22 के लिए बस इतना ही। अगर इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस रखा जाए तो एग्जाम्स में इन चैप्टर्स के MCQs काफ़ी हद तक काबिले पेशगोई यानी प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन में हम लेसन 23 और लेसन 24 को कवर करेंगे। ये लेक्चर्स हैं प्लानिंग प्रोसेस, गोल लेवल्स और MBO के बारे में।
ज़्यादातर MCQs इनकी डेफिनेशंस, गोल लेवल्स और स्टेप से ही आते हैं, तो हमारा फोकस भी सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर होगा। देखें, MGT503 में ना ये प्लानिंग वाले चैप्टर्स देखने में काफ़ी लंबे लगते हैं, लेकिन सच ये है कि MCQs बार बार वही घूम फिर के आते हैं। मिशन क्या है, गोल्स क्या है, प्लान्स की टाइप्स, गोल के लेवल्स और हाँ, MBO के स्टेप्स। तो आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स को बिल्कुल आसान बना देंगे। हम प्लानिंग, मिशन स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ प्लान्स और गोल लेवल्स को समझेंगे। फिर हम MBO के प्रोसेस, उसके फ़ायदे और नुकसानात को भी देखेंगे। ये टॉपिक्स MCQ से भरे हुए हैं, तो चलिए इनको आसान बनाते हैं। ओके, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, गोल और प्लान में फ़र्क क्या है? ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम का एक फेवरेट सवाल है। देखें, सिंपल सी बात है। गोल है आपका व्हाट, यानी आपने हासिल क्या करना है, आपकी मंजिल क्या है। और प्लान है आपका हाउ, यानी उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है। एग्ज़ाम में ट्रैप पता है क्या होता है? वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो बस ये फॉर्मूला याद रखें, गोल व्हाट है, प्लान हाउ है। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं मिशन और मिशन स्टेटमेंट पर। मिशन होता है किसी भी कंपनी का बुनियादी मकसद, वो एग्जिस्ट ही क्यों करती है, उसका वाय क्या है, जबकि मिशन स्टेटमेंट उसी वाय का एक ऑफिशियल ब्रॉड ऐलान होता है। इस फर्क को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ है। तो मिशन है कंपनी का वाय और मिशन स्टेटमेंट है उस वाय का फॉर्मल डिक्लेरेशन। एक सॉलिड मिशन स्टेटमेंट में ना आमतौर पे ये 8 चीज़ें होती हैं: कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, पब्लिक इमेज और एम्प्लॉयज़। अब इस लिस्ट में एक लफ्ज़ है जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके पास दूसरों से बेहतर क्या है, यानी उसके कंपेटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, अब प्लान्स की टाइप्स, यहाँ से MCQ ज़रूर बनते हैं। इनको 3 जोड़ों में याद रखें। पहला जोड़ा है ब्रेथ का। स्ट्रेटेजिक प्लान्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जबकि ऑपरेशनल प्लान्स रोज़मर्रा के स्पेसिफिक कामों के लिए। दूसरा जोड़ा है टाइम फ्रेम। लॉन्ग टर्म प्लान्स यानी 3 साल से ज़्यादा के, और शॉर्ट टर्म प्लान्स यानी 1 साल या उससे कम के। और तीसरा जोड़ा है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक प्लान्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, जबकि डायरेक्शनल प्लान्स फ्लेक्सिबल होते हैं, सिर्फ एक जनरल डायरेक्शन देते हैं। तो गोल्स सेट करने के फायदे क्या हैं? इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं जो अक्सर ऑप्शंस में आते हैं। 1, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। 2, सबको पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 3, मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और 4, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़ती है। ये लिस्ट याद कर लें। हर ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स का एक पिरामिड होता है, एक हायरार्की। सबसे ऊपर यानी टॉप पर होते हैं स्ट्रेटेजिक गोल्स, ये टॉप मैनेजमेंट बनाती है। फिर आते हैं टैक्टिकल गोल्स, जो मिडिल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और पिरामिड के बेस पर होते हैं ऑपरेशनल गोल्स, जो लोअर मैनेजमेंट सेट करती है। यहाँ पर जो MCQ ट्रैप है वो ये है कि ऑपरेशनल गोल्स हमेशा स्पेसिफिक और मेजरेबल होते हैं, यानी उनको नंबर्स में नापा जा सकता है। अच्छा, एक बेहतरीन गोल में 5 खासियतें होनी चाहिए। वो चैलेंजिंग हो मगर नामुमकिन न हो, यानी अटेनेबल। वो स्पेसिफिक और मेजरेबल हो, उसकी एक डेडलाइन यानी टाइम लिमिटेड हो, और वो कंपनी के लिए रेलेवेंट हो। अक्सर टाइम लिमिटेड वाले पॉइंट पर सवाल बनता है, याद रखें, बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक ख्वाहिश है। अब ये लफ्ज़ गोल, कमिटमेंट, इसका मतलब है किसी शख्स का अपने गोल को हासिल करने का जज्बा और पुख्ता इरादा। अगर कमिटमेंट ही ना हो तो दुनिया का बेहतरीन गोल भी बेकार है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं? वो अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं, कभी पेयर प्रेशर और कभी रिवॉर्ड्स देकर इस कमिटमेंट को बढ़ाते हैं। प्लानिंग के रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे हालात का तेजी से बदलना या लोगों का प्लान को कबूल ना करना। इन रुकावटों को दूर करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ एक डेफिनेशन है जो MCQs के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, कंटिंजेंसी प्लानिंग। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि आपके पास बैकअप प्लान्स तैयार हों। प्लान A फेल हो तो प्लान B रेडी हो। तो ये थे लेसन 23 के अहम तरीन पॉइंट्स। अब इन्हीं आइडियाज़ को आगे लेकर चलते हैं लेसन 24 में, जहां हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या MBO को डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अब इन गोल्स के टाइम स्पैन को देखें। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम MCQ छुपा हुआ है। स्ट्रेटेजिक गोल्स आमतौर पर लंबे अरसे के होते हैं, 3 से 5 साल। टैक्टिकल गोल्स 1 से 3 साल के, और ऑपरेशनल गोल्स ये 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक के हो सकते हैं। एग्जाम का ट्रैप यही है, ऑपरेशनल प्लान्स बहुत शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, हत्ता के सिर्फ 1 हफ्ते के। ये चेकलिस्ट असल में पिछले लेसन की ही रिवीजन है।
एक अच्छा गोल हमेशा नताइज यानी आउटकम पर फोकस करता है। उसको नापा जा सकता है, उसका टाइम फ्रेम वाज़ेह होता है, चैलेंजिंग लेकिन हासिल करने के काबिल होता है, और सबसे अहम, वो हमेशा लिखा हुआ यानी रिटन और सबको बताया गया यानी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ध्यान दें, ये एक क्लासिक ऑर्डर बेस्ड एमसीक्यू है। गोल सेट करने के ये 5 स्टेप्स हैं और इनकी तरतीब यानी सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। पहला, कंपनी का मिशन रिव्यू करें। दूसरा, गोल्स मिशन से जुड़े हुए बनाएं। तीसरा, अपने रिसोर्सेज चेक करें। चौथा, गोल्स फाइनल करें। और पांचवां, उन्हें लिखें, सबको बताएं और फिर रिजल्ट्स को रिव्यू करें। इस सीक्वेंस को बिल्कुल इसी तरह याद करना है। गोल सेटिंग के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं और इनका फ़र्क एग्जाम के लिए लाजमी है। एक है ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। ये टॉप डाउन होता है, मतलब ऊपर से, टॉप मैनेजमेंट से गोल्स आते हैं और नीचे वालों को फॉलो करने होते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या MBO। ये कोलैबोरेटिव होता है। इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय मिलजुल कर स्पेसिफिक गोल्स सेट करते हैं। MBO की सिंपल डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एम्प्लॉयज़ और उनके मैनेजर्स मिलकर जॉइंटली परफॉर्मेंस गोल्स सेट करते हैं। फिर वक्त ब वक्त प्रोग्रेस रिव्यू की जाती है और इसी की बुनियाद पर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इसके 4 बुनियादी हिस्से हैं: गोल का स्पेसिफिक होना, सबकी पार्टिसिपेशन, एक तयशुदा टाइम पीरियड और फीड। बिल्कुल गोल सेटिंग की तरह MBO प्रोसेस के स्टेप्स का ऑर्डर भी एक क्लासिक MCQ सवाल है। पहला कदम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स तय करना। दूसरा, हर डिपार्टमेंट और हर बंदे के गोल्स सेट करना। तीसरा, एक्शन प्लान्स बनाना। चौथा, उन प्लान्स पर अमल करना। और आखिरी स्टेप, परफॉर्मेंस को चेक करना यानी अप्रेज करना। और आखिर में MBO के फायदे और नुकसानात। फायदों के लिए कीवर्ड्स याद रखें, जैसे बेटर कोऑर्डिनेशन यानी बेहतर टीम वर्क और मोटिवेशन। और इसकी कमजोरियों के लिए कीवर्ड्स हैं नीड्स टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी अगर टॉप मैनेजमेंट सीरियस ना हो तो ये फेल हो जाता है, और ये कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चलें, इसके साथ हमने सारे अहम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब बस एक आखिरी कॉन्फिडेंस चेक करते हैं ताकि एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। इस पूरी गुफ्तगू के बाद अपने आप से ये सवाल पूछें, एग्जाम के लिए लंबी चौड़ी थ्योरी को रट्टा लगाना ज़्यादा ज़रूरी है या कीवर्ड्स, बुनियादी फ़र्क और स्टेप्स के ऑर्डर को पहचानना? जवाब बिल्कुल साफ है। MGT503 के MCQs को क्रैक करने के लिए कीवर्ड्स, कंपैरिजंस और स्टेप्स की तरतीब को समझना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी अप्रोच से एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब तक पहुंचा जा सकता है। चलें जी, क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सबक नंबर 25 और 26 को कवर करेंगे। ये चैप्टर्स अहम इसलिए हैं क्योंकि इनकी तारीफों और स्टेप्स में से MCQs लाजमी बनते हैं। मैं इसे बिल्कुल सादा और टू द पॉइंट रखूंगा, सिर्फ इम्तिहान के लिए। तो इस मौजू को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले कुछ बुनियादी बातें समझेंगे, फिर वो 8 स्टेप वाला प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस को जानेंगे और आखिर में इम्तिहान के लिए सब कुछ जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबक 25 की उन बुनियादी तारीफों से जो MCQs में बार बार आती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये उन तमाम फैसलों और एक्शंस का नाम है जो किसी भी कंपनी की लंबी रेस की परफॉर्मेंस तय करते हैं। याद रखें, यहाँ फोकस लॉन्ग रन परफॉर्मेंस पर है, यानी तवील मुद्दती कारकर्दगी पर। ये आज या कल के फायदे की बात नहीं, ये मुस्तकबिल की कामयाबी की बात। तो बस इम्तिहान में जब भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का MCQ आए, आपने सीधा उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें लॉन्ग रन परफॉर्मेंस या तवील मुद्दती अहदाफ का जिक्र हो। अब आते हैं उन 2 टर्म्स पर जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पहली है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, यानी हिकमत अमली बनाना। ये सारा प्लानिंग का मरहला है जिसमें आप सोचते हैं कि हमारा मिशन क्या है, मकासद क्या हैं और प्लान क्या होगा। और दूसरी टर्म है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी हिकमत अमली पर अमल करना। ये एक्शन का मरहला है। एक है बनाना, दूसरा है करना। लफ्ज़ों के फ़र्क पर गौर करें। तो जनाब, ये है वो सबसे बड़ा धोखा जिससे आपने बचना है। फॉर्मुलेशन का मतलब है सोचना और प्लान बनाना, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है उस प्लान पर एक्शन लेना, उसे हकीकत बनाना। एक है बनाना, दूसरा है करना। बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, अगली अहम टर्म है कंपेटिटिव एडवांटेज। ये वो खासियत है, वो एक्स फैक्टर है जो एक कंपनी को उसके मुकाबले की कंपनियों से आगे रखता है।
सच्ची बात तो यह है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी का आखिरी मकसद ही यही होता है कि ये बढ़तरी हासिल की जाए। इसके लिए इम्तिहान का कीवर्ड है अहम बढ़तरी, कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक वाज़े और बड़ी बढ़तरी। चलें अब सबक 26 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जो मराहिल की तरतीब है ना, इस पर ख़ास ध्यान दे क्योंकि इस पर MCQ लाजमी आता है। इम्तिहान में सवाल बिल्कुल ऐसे ही आएगा कि इस प्रोसेस की सही तरतीब क्या है। तो चलें अगली स्लाइड पर इसकी सही तरतीब को देखते और याद करते हैं। इस तरतीब को अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। देखें, यह हमेशा शुरू होती है कंपनी के मिशन से, फिर हम बाहर देखते हैं यानी बैरूनी माहौल का तज्जिया ताकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मिल सकें। फिर हम अंदर देखते हैं यानी अंदरूनी तज्जिया ताकि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलें। इस सब के बाद स्ट्रैटेजी बनती है, फिर उस पर अमल होता है और आखिर में नताइज को चेक किया जाता है। अच्छा, अब इन 8 स्टेप्स का सबसे कॉमन ट्रैप समझ लें। लोग अक्सर अंदरूनी और बैरूनी चीज़ों में गड़बड़ कर देते हैं। उसूल सादा है, अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके और थ्रेट्स यानी खतरात ये हमेशा कंपनी से बाहर होते हैं, जबकि स्ट्रेंथ्स यानी ताकतें और वीकनेसेस यानी कमज़ोरियाँ ये हमेशा कंपनी के अंदर होती हैं। और यही अंदरूनी और बैरूनी तज्जिया हमें सीधा ले जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सबसे मशहूर टूल की तरफ, यानी स्वॉट एनालिसिस। और ये टेबल देखें, ये सब कुछ बता रहा है। एक बार फिर याद रखें, ताकतें यानी स्ट्रेंथ्स और कमज़ोरियाँ यानी वीकनेसेस ये है अंदरूनी, जबकि मौके यानी अपॉर्चुनिटीज़ और ख़तरात यानी थ्रेट्स ये हैं बैरूनी। इसको और आसान कर लेते हैं। ताकत वो है जो आप अच्छा करते हैं, कमज़ोरी वो है जहां आप कमज़ोर हैं, मौका बाहर से आने वाला कोई फ़ायदा है और ख़तरा बाहर से आने वाला कोई नुकसान है। ये जो बुनियादी काबिलियत है ना, ये सीधा सीधा ताकत से जुड़ी हुई है। ये आपकी वो ख़ास महारत है, वो सुपर पावर है जो ना सिर्फ आपकी ताकत है बल्कि आपको दूसरों से बेहतर भी बनाती है। और आखिर में कल्चर, समझ लें ये कंपनी की पर्सनैलिटी है, उसका माहौल है। ये किसी भी स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाने में आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। बहुत खूब। अब जो कुछ हमने सीखा है, आइए ज़रा आराम से इम्तिहान के लिए सबसे अहम पॉइंट्स को एक बार फिर दोहरा लेते हैं ताकि ये सब जहन में पक्का हो जाए। पहली बात, इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है लंबी रेस में जीतना, यानी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। दूसरी बात, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क याद रखना है। एक है प्लान बनाना, दूसरा है उस पर अमल करना। तीसरी बात, 8 मराहिल की तरतीब बहुत अहम है। पहले मिशन, फिर बाहर का तज्जिया, फिर अंदर का तज्जिया, फिर प्लान बनाना, फिर अमल करना और आखिर में जायजा लेना। और चौथी बात, स्वॉट का सुनहरी उसूल। S और W यानी ताकत और कमज़ोरी अंदरूनी हैं, O और T यानी मौका और ख़तरा बैरूनी हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए बस इतना ही है। अगर आप इन क्लीदी तारीफ़ों और मराहिल की तरतीब को याद रखते हैं तो इम्तिहान में MCQs हल करना बहुत आसान हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। हम फाइनल इम्तिहान के क्रैश कोर्स को जारी रखे हुए हैं। इस सेशन में हम स्ट्रैटेजी, मॉडल्स और एंटरप्रेन्योरशिप को कवर करेंगे। देखें, ये चैप्टर्स ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड हैं, जिसका मतलब है कि इनमें से MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आपको डेफिनेशंस, लेवल्स और कीवर्ड्स याद हो जाएं तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी के लेवल्स को देखेंगे, फिर पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पर बात करेंगे, इसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, एंटरप्रेन्योरशिप की बुनियादी बातें, उसका पूरा प्रोसेस और आखिर में एक बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले लेसन 27 से आइए स्ट्रैटेजी के 3 बुनियादी लेवल्स को तोड़कर समझते हैं। अच्छा, ये जो हायरार्की है ना, इसको समझना इम्तिहान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे ऊपर यानी टॉप लेवल पर होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ये बड़े फैसले करती है, जैसे कि हमें कौन कौन से बिजनेसेस में होना चाहिए। फिर इससे नीचे आती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। इसका फोकस होता है कि ठीक है, हमने बिजनेस तो चुन लिया, अब उसमें मुकाबला कैसे करना है। और सबसे आखिर में आती है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी।
यहाँ मार्केटिंग, फिनांस, एचआर जैसे डिपार्टमेंट्स ये प्लान करते हैं कि वो ऊपर वाली यानी बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये कि स्ट्रेटेजिक कामयाबी के लिए इन तीनों लेवल्स में कोऑर्डिनेशन यानी हमाहंगी लाजमी है। अगर कॉरपोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल्स मिलकर एक सिमत में काम नहीं करेंगे तो भाई अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने स्ट्रैटेजी के अंदरूनी लेवल्स को तो समझ लिया है। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए उसके कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो सबसे अहम मॉडल है वो है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये 5 कुव्वतें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये हमें बताती हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना सख्त है। इसमें शामिल है कम्पिटिटिव राइवलरी, यानी जो पहले से मौजूद कंपनियां हैं उनमें कितना मुकाबला है। फिर सप्लायर्स और बायर्स की बार्गेनिंग पावर, यानी वो कीमतों पर कितना असर डाल सकते हैं। फिर है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, यानी नए लोगों का मार्केट में आना कितना आसान या मुश्किल है। और आखिर में थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी क्या आपकी चीज़ का कोई मुतबादल आसानी से मिल सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम एग्जाम टिप है जो अक्सर MCQs में फंसाती है। याद रखिएगा, ये पांचों के पांचों कुव्वतें एक्सटर्नल हैं, यानी तंजीम से बाहर की हैं। इम्तिहान में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कुव्वत इंटरनल है, और जवाब हमेशा यही होगा, इनमें से कोई भी नहीं, सब की सब बैरूनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के 2 बहुत बड़े टूल्स पर नज़र डालेंगे जहां से MCQs बहुत बनते हैं। ये टेबल 3 ग्रैंड स्ट्रैटेजीज को बहुत आसानी से समझा रहा है। ग्रोथ का मतलब है कारोबार को फैलाना, जैसे डाइवर्सिफिकेशन के जरिए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, यानी स्टेटस को मेंटेन करो। और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी तब इस्तेमाल होती है जब हालात खराब हों और आपको ऑपरेशंस कम करने पड़ें, जैसे रिट्रेंचमेंट। एग्जाम के लिए आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी मिसाल किस टाइप की स्ट्रैटेजी में आती है। और ये है BCG मैट्रिक्स, इम्तिहान का एक और फेवरेट टॉपिक। ये कंपनी के मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स को 4 खानों में तकसीम करता है। स्टार्स वो हैं जिनका मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है। कैश काउज का मार्केट शेयर तो हाई है लेकिन इनकी ग्रोथ लो है, ये बस पैसा बनाकर देते हैं। क्वेश्चन मार्क्स की ग्रोथ हाई है लेकिन शेयर लो है, ये कल के स्टार बन सकते हैं या डूब भी सकते हैं। और डॉग्स, इनका मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ भी लो है। बस इन चारों कैटेगरीज को उनके मार्केट शेयर और ग्रोथ के साथ याद कर लें। और जल्दी से ये भी देख लें कि पोर्टर ने बिजनेस लेवल के लिए 3 आम हिकमत अमलियों का जिक्र किया है। कॉस्ट लीडरशिप, यानी मार्केट में सबसे सस्ता बनना। डिफरेंशिएशन, यानी अपनी प्रोडक्ट को सबसे अलग, सबसे मुनफरिद बनाना। और फोकस, यानी किसी एक छोटी सी मार्केट पर पूरी तवज्जो देना। चलें आप गियर बदलते हैं और लेसन 28 पर आते हैं, जिसका मौजू है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ से सीधा सीधा MCQ बनता है। बस ये 3 कीवर्ड्स याद रख लें। अपॉर्चुनिटी, यानी मौके की तलाश। इनोवेशन, यानी कुछ नया करना। और ग्रोथ, यानी कारोबार को बढ़ाना। बस एंटरप्रेन्योरशिप इन्हीं 3 चीज़ों का नाम है। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर और एक आम स्मॉल बिजनेस में क्या फ़र्क है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, बुनियादी फ़र्क इनोवेशन और ग्रोथ का है। एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर का मकसद ही कुछ नया करना और तेज़ी से आगे बढ़ना होता है, जबकि एक छोटा कारोबार, वो ज़रूरी नहीं कि इनोवेटिव हो, उसका फोकस अक्सर सिर्फ सर्वाइव करने पर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा सफ़र, उसके मराहिल क्या हैं। एग्जाम में अक्सर इन स्टेप्स की तरतीब पूछी जाती है, यानी कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में। तो इसे कहानी की तरह याद करें। सबसे पहले आप माहौल को एक्सप्लोर करते हैं, फिर इसकी बुनियाद पर एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मौका मिल जाता है तो आप अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं और आखिर में आप उस वेंचर को मैनेज करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। बिजनेस प्लान क्यों ज़रूरी है? एग्जाम के लिए इसके 4 अहम मकासद याद रखें। ये आपको फाइनेंसिंग यानी पैसा हासिल करने में मदद करता है, आपके फैसलों और प्लानिंग में रहनुमाई करता है, आपको अपनी प्रोग्रेस नापने का एक तरीका देता है और आपकी क्रेडिबिलिटी यानी साख्त बनाता है। आखिर में इस सेक्शन के लिए चेंज, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में फ़र्क समझ लें। ये बहुत अहम है। क्रिएटिविटी सिर्फ एक नया आइडिया है, एक ख्याल है, जबकि इनोवेशन उस आइडिया को एक कारामद प्रोडक्ट या सर्विस में बदलने का नाम है।
ये फ़र्क MCQs में पूछा जा सकता है कि आइडिया को अमल में लाने को क्या कहते हैं, तो जवाब होगा इनोवेशन। चलें जी, अब एक बहुत ही तेज़ फाइनल रिवीजन करते हैं इन तमाम अहम नुकात की जो हमने अभी पढ़े हैं। ज़रा जल्दी से याद करें, स्ट्रैटेजी के 3 लेवल्स कौन से थे? कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। पोर्टर के 5 बैरूनी कुव्वतें कौन सी थीं? और ग्रैंड स्ट्रैटेजीज की 3 अक़साम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डिफेंसिव। ये बुनियादी चीज़ें आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। इसी तरह BCG मैट्रिक्स की 4 कैटेगरीज, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। एंटरप्रेन्योरशिप के 3 कलीदी अल्फाज, अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन, ग्रोथ। और आखिर में एक वेंचर और स्मॉल बिजनेस में बुनियादी फ़र्क, एक का मकसद ग्रोथ है, दूसरे का सर्वाइवल। ये सब बहुत ही अहम और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो जब आप अपनी रिवीजन मुकम्मल कर लें तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर कि आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में एक मैनेजर के लिए इनमें से कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा कारआमद हो सकता है। ये चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग हैं, बस शर्त ये है कि आपको डेफिनेशंस और कैटेगरीज अच्छी तरह याद हों। इन सबको एक बार फिर से दोहराएं और फिर अगले लेक्चर की तरफ बढ़ें। कोई वॉइस ओवर में ये चैप्टर काफ़ी लंबा लगता है ना, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन एक बहुत बहुत गौर से सुननी है, यहाँ से MCQs बिल्कुल सीधे सीधे डेफिनेशंस में से आते हैं। बस मेरे साथ रहें और ये सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सबक 29, ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स अक्सर ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर इसी कंफ्यूजन को टेस्ट करता है। तो फ़र्क क्या है? देखें, प्लानिंग का मतलब है मकसद तय करना और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाना, ठीक? जबकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है उस मकसद को हासिल करने के लिए पूरा ढांचा यानी स्ट्रक्चर खड़ा करना। ये बुनियादी फ़र्क इम्तिहान में पूछा जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग की तारीफ क्या हुई? बहुत सादा है, किसी इदारे का ढांचा बनाने का अमल। बस यही लाइन उठाकर MCQ बना दिया जाता है। इसलिए ये अल्फाज बिल्कुल उसी तरह याद रखने हैं। अच्छा, तो ये तंजीमी ढांचा या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? ये वो रस्मी फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए कामों को तकसीम, ग्रुप और मरबूत किया जाता है। देखें, दोनों तारीफ़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं फिर कहूँगा, इस तारीफ़ को भी बिल्कुल इसी तरह जहन में बिठा लें। अगला बहुत अहम MCQ, एग्ज़ाम में सीधा सवाल आता है, तंजीमी ढांचे के कितने अनासर हैं? जवाब है 4। अच्छा, अब गौर से सुने, जॉब डिज़ाइन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। एक बार फिर दोहराती हूँ, जॉब डिज़ाइन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। चलें जी, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहाँ से सवाल तकरीबन लाजमी है, अथॉरिटी, मुकाबला, अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, काम करने की ड्यूटी है। अथॉरिटी यानी इख्तियार, हुक्म देने का हक है। और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, नताइज के लिए जवाबदाह होना है। एग्जाम में यही फ़र्क टेस्ट किया जाता है। और अब सबसे अहम बात, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, यानी आगे किसी और को सौंपा जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। इस लाइन को जहन में बिठा लें, ये एक क्लासिक MCQ पॉइंट है। अच्छा, तो मैनेजर्स अक्सर इख्तियार देने से क्यों हिचकिचाते हैं? इसकी चंद वजूहात हैं जो पेपर में आ सकती हैं। उन्हें अपने मातहत की नाकामी का डर होता है, ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं होता, या वो बस पावर अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मातहत भी कभी-कभी जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। क्यों? नाकामी के खौफ से, या वो रिस्क नहीं लेना चाहते। ये एक थियरी MCQs के तौर पर आ सकता है। चलें जी, अब आते हैं सबक 30 पर, जॉब डिज़ाइन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये टॉपिक पिछले सबक से जुड़ा हुआ है और ये खालिस MCQ वाला हिस्सा है। मुझे मालूम है ये हिस्सा थोड़ा खुश्क, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन करें यहाँ से MCQs बहुत सीधे और आसान आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है वर्क स्पेशलाइजेशन, मतलब काम को छोटे अलग अलग टास्क्स में तकसीम कर देना। इसका दूसरा नाम डिवीजन ऑफ लेबर भी है। ये नाम भी याद रखना है। अब एक नाम जो बिल्कुल नहीं भूलना, एडम स्मिथ। जब भी वर्क स्पेशलाइजेशन का जिक्र आएगा, एडम स्मिथ का नाम साथ आएगा। एडम स्मिथ, वर्क स्पेशलाइजेशन, ये जोड़ी याद रखनी है।
अच्छा, इसके फायदे तो हैं, लेकिन MCQs अक्सर इसके नुकसानात के बारे में पूछते हैं। तो नुकसानात क्या हैं? काम बहुत बोरिंग हो जाता है, बार बार एक ही काम, और इससे मुलाजमीन की मोटिवेशन कम हो जाती है। अब इस सबक की सबसे अहम लिस्ट पर आते हैं। अगर इस पूरे सबक से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? फंक्शनल, डिविजनल, हाइब्रिड और मैट्रिक्स। इनमें से जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ना, वो सबसे खास है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का सीधा मतलब है 2 बॉस, और जहां 2 बॉस हों वहां मैनेजमेंट का एक बुनियादी उसूल, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक बॉस का उसूल टूट जाता है। ये लाइन MCQs में बार बार आती है। चलें अब एक जल्दी से मुवाजना करते हैं जो इम्तिहान में बहुत काम आएगा। पहला सवाल, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी देता है? जवाब है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और दूसरा सवाल, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक फराहम करता है? इसका जवाब है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये 2 बातें पक्की कर लें, एफिशिएंसी के लिए फंक्शनल और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिविजनल। बहुत अच्छा। आइए अब इन सब बातों की एक तेज रफ्तार दुराई करते हैं ताकि ये सब दिमाग में पक्का हो जाए। याद रखने वाली बातें, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है स्ट्रक्चर बनाना, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, एडम स्मिथ का नाम वर्क स्पेशलाइजेशन के साथ जुड़ा है, और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूनिटी ऑफ कमांड के उसूल को तोड़ता है। अगर ये चंद बातें बिल्कुल साफ हैं तो यकीन करें इस चैप्टर के MCQs बहुत आसान लगेंगे। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, अगला लेक्चर इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मोमेंटम बरकरार रखें और फौरन अगले सबक की तरफ बढ़ें। MGT503 के बहुत से तलबा जैसे ही स्पैन ऑफ कंट्रोल या ऑर्गेनिक वर्सेस मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जैसे अल्फाज सुनते हैं ना, तो वो फौरन वीडियो बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि ये टॉपिक्स बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सच तो ये है कि फाइनल इम्तहान के MCQs बहुत ही आसान, बहुत ही सीधे साधे पॉइंट से आते हैं। ये टॉपिक सिर्फ सुनने में पेचीदा लगते हैं। तो इस वीडियो में हम लेसन नंबर 31 और 32 को इतना आसान बना देंगे और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो सीधा सीधा आपके इम्तिहान में काम आएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेसन 31 से, और हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का मतलब बहुत ही आसान अल्फाज में ये है कि किसी भी इदारे में काम करने के लिए कितने लिखे हुए यानी रिटन उसूल और पॉलिसीज मौजूद हैं। ये इसलिए होता है ताकि हर काम एक ही तरीके से हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? सोचें, एक दफ्तर में छुट्टी लेने का एक लिखा हुआ तरीकाकार होना चाहिए ताकि सबके साथ एक जैसा सलूक हो। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर हर छोटे से छोटे काम के लिए भी बहुत सख्त उसूल हों तो लोग खुद से सोचना बंद कर देते हैं और काम बहुत सुस्त हो जाता है। ये पॉइंट MCQs के लिए बहुत अहम है। जहां असूल बहुत ज़्यादा होंगे वहां मुलाजमीन की क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की सलाहियत कम हो जाती है। बस ये एक लाइन याद रखें। चलें अब आते हैं एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर, स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब भी बहुत आसान है कि एक मैनेजर के नीचे डायरेक्टली कितने लोग काम कर रहे हैं, बस। अब इसकी 2 किस्में हैं। एक है नैरो स्पैन यानी तंग दायराकार। फर्ज करें एक मैनेजर के नीचे सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, वो उन पर बहुत करीब से नज़र रख सकता है। दूसरी तरफ है वाइड स्पैन यानी वसी दायराकार। यहाँ एक मैनेजर के नीचे शायद 15 लोग काम कर रहे हों। जाहिर है उसे अपने लोगों पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। और इसी स्पैन ऑफ कंट्रोल से 2 तरह के इदारे बनते हैं, टॉल और फ्लैट। जब नैरो स्पैन होता है तो इदारे में बहुत सारी लेयर्स यानी सतहें बन जाती हैं। इसे कहते हैं टॉल स्ट्रक्चर। इसमें ऊपर से नीचे तक बात पहुंचने में बहुत देर लगती है और फैसले सुस्त हो जाते हैं। इसके बरक्स फ्लैट स्ट्रक्चर में कम लेयर्स होती हैं और फैसले बहुत तेज़ी से होते हैं। ये मुवाजना MCQs में बार बार पूछा जाता है। बस ये याद रखें, टॉल स्ट्रक्चर का मतलब है सुस्त फैसले और फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब है तेज़ फैसले और तेज़ कम्युनिकेशन। अच्छा, अगला टॉपिक है कि फैसले कौन करता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि तमाम बड़े फैसले और इख्तियारात टॉप मैनेजमेंट के पास हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में इख्तियारात निचली सतह के मैनेजर्स को भी दिए जाते हैं ताकि वो खुद फैसले कर सकें। इससे काम तेज़ होता है,
ये पॉइंट MCQs के लिए बहुत बहुत अहम है। जब भी सवाल में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी फैसला साजी का इख्तियार का जिक्र आए तो फौरन समझ जाएं कि जवाब सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन से मुताल्लिक है। अब अथॉरिटी भी दो तरह की है। लाइन अथॉरिटी का मतलब है हुक्म देने का इख्तियार, जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने वर्कर्स को हुक्म देता है। दूसरी तरफ है स्टाफ अथॉरिटी। इसका मतलब है मशवरा देने का इख्तियार, जैसे HR डिपार्टमेंट या IT डिपार्टमेंट, जो दूसरे मैनेजर्स को सिर्फ मशवरा देते हैं, हुक्म नहीं दे सकते। इम्तिहान में ये एक आम ट्रैप है। याद रखें, स्टाफ अथॉरिटी का काम सिर्फ मशवरा देना है, वो कमांड अथॉरिटी नहीं है। चले अब हम लेसन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जॉब्स और पूरी तंजीमों को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जॉब्स को डिज़ाइन करने के 3 तरीके हैं। पहला, जॉब रोटेशन, यानी एक मुलाजिम को कुछ अरसे के लिए एक काम से दूसरे काम पर भेजना ताकि वो बोर ना हो। दूसरा है जॉब इनलार्जमेंट, यानी उसके काम में उसी तरह के कुछ और टास्क शामिल कर देना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है जॉब इनरिचमेंट। इसका मतलब है मुलाजिम को ज़्यादा जिम्मेदारी और अपने काम पर ज़्यादा कंट्रोल देना। ये पॉइंट MCQs के लिए एक अलर्ट है। फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग का नाम जॉब इनरिचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही आम सवाल है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब आते हैं इस कोर्स के एक और बहुत ही अहम टॉपिक पर, मैकेनिस्टिक बमुकाबला ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। इनको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर को एक फौज की तरह समझें, जहां हर चीज़ सख्त उसूलों के तहत होती है, जबकि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह है, जो बहुत लचकदार होती है और तेज़ी से बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेती है। ये लाइन बिल्कुल MCQ गोल्ड है, इसे जहन में बिठा लें। जब भी माहौल गैर यकीनी यानी अनसर्टेन हो तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ही सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, अब आखिर में एक बहुत ही तेज़ जायज़ा लेते हैं ताकि ये तमाम अहम तसव्वुरात हमारे जहन में बिल्कुल पुख्ता हो जाएं। आइए दोहराते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी एक मैनेजर के नीचे कितने लोग हैं। टॉल स्ट्रक्चर, यानी बहुत सी लेयर्स और सुस्त फैसले। फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी कम लेयर्स और तेज़ कम्युनिकेशन। सेंट्रलाइजेशन, यानी फैसले ऊपर होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, यानी फैसले निचली सतह पर भी होंगे। लाइन अथॉरिटी, यानी हुक्म देने का हक। स्टाफ अथॉरिटी, यानी मशवरा देने का हक। जॉब इनरिचमेंट, यानी ज़्यादा जिम्मेदारी देना। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जो गैर यकीनी माहौल के लिए है। और आखिर में मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, जो मुस्तहकम माहौल के लिए है। तो अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी गई है तो अब लेसन 31 और 32 के ये तस्वुरात बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहे। और इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अब ये अबवाब आपके फाइनल इम्तिहान के लिए स्कोरिंग एरियाज बन चुके हैं। अब आप पूरी तरह तैयार हैं। एतमाद के साथ अपना इम्तिहान दें। आपके इम्तिहान के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। गुड लक। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मोटिवेशन थियरीज बहुत बोरिंग हैं, लेकिन सच ये है कि फाइनल एग्जाम के MCQs को मोटिवेशन से प्यार है। अगर आप ये वजाहत ठीक से समझ लें तो आप लेसन 33 और 34 से आसानी से नंबर हासिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इन थियरीज को आसान बनाते हैं ताकि इम्तिहान में पूरे नंबर ले सकें। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इसे 5 सिंपल हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मोटिवेशन है क्या, फिर इसकी टाइप्स और इसका असल में इस्तेमाल कैसे होता है। उसके बाद मैस्लो की मशहूर थ्योरी, उसकी एजम्पशंस और उसमें क्या कमियां हैं, और बिल्कुल आखिर में एक क्विक रिवीजन ताकि सब कुछ आपके जहन में बैठ जाए। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखें, कोई भी बड़ी थ्योरी समझने से पहले ना उसकी बुनियाद को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलें मोटिवेशन की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करते हैं। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, मोटिवेशन हमारे काम के पीछे की वजह है। ये वो जोश है, वो कोशिश है जो हम अपने इदारे के गोल्स हासिल करने के लिए करते हैं, और ये कोशिश हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कोई ज़रूरत पूरी हो सके, बस। अब ये फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस सिर्फ काबिलियत से नहीं आती। ये 3 चीज़ों का मजमुआ है। आपकी काबिलियत, आपकी मोटिवेशन और आपको काम करने के लिए कैसा माहौल मिल रहा है। ये पॉइंट MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत सिंपल है। सोच लें, सबसे पहले कोई ज़रूरत पैदा होती है, जैसे आपको भूख लगी। उस भूख से आपके अंदर एक टेंशन, एक बेचैनी पैदा होती है। फिर उस टेंशन की वजह से आप एक काम करते हैं, यानी बिहेवियर, जैसे कि खाना ढूंढना।
और जब आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, यानी आप खाना खा लेते हैं, तो वो ज़रूरत पूरी हो जाती है और टेंशन खत्म। ये साइकिल चलता रहता है। अब ये 3 चीज़ें याद रखें। मोटिवेशन क्या करती है? पहला, ये आपको एनर्जी देती है। दूसरा, ये उस एनर्जी को एक डायरेक्शन देती है कि करना क्या है। और तीसरा, ये आपको काम पर जमे रहने में मदद करती है। ये एक क्लासिक MCQ एरिया है। ओके, बेसिक्स तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोटिवेशन की 2 अहम किस्में कौन सी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजर्स इन आइडियाज़ को असल में टीम को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, तो मोटिवेशन की 2 मेन किस्में हैं। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आती है, जैसे अपने काम से खुशी मिलना या कोई मुश्किल मसला हल करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है। दूसरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहर से मिलती है, जैसे तनख्वाह, बोनस या प्रमोशन। दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत आम इम्तिहानी सवाल बनता है। और ये है वो पॉइंट जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये है MCQ ट्रैप। इसको लिख लें, जहन में बैठा लें। पैसा, मनी, हमेशा एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर होता है। इम्तिहान में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। पैसा इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक, फुल स्टॉप। ये पॉइंट्स अक्सर डायरेक्ट MCQs में टेस्ट होते हैं। सवाल सीधा आता है, दर्ज झैल में से कौन सा अमली तरीका मुलाजमीन को मोटिवेट करने का है। इन सब पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ लें, खास तौर पर ये कि रिवॉर्ड्स को परफॉर्मेंस से जोड़ें और सिस्टम में इंसाफ हो। ये मैनेजर्स के लिए बुनियादी उसूल हैं। चलें जी, अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसका नाम सबने सुना होता है और जो इम्तिहान में अक्सर आती है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इस थ्योरी का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। जब आपकी कोई बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो फिर वो चीज़ आपको मज़ीद मोटिवेट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेट भरा हुआ है, तो खाना आपको मोटिवेट नहीं करेगा। फिर आप अगली ज़रूरत की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत अहम है। तो चलिए इस पिरामिड को बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे आती हैं जिस्मानी ज़रूरियात, रोटी, कपड़ा, मकान। वर्कप्लेस में इसका मतलब है एक ऐसी तनख्वाह जिससे गुजारा हो सके। उसके बाद आती है तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत, यानी जॉब सिक्योरिटी और काम करने की जगह महफूज हो। फिर है ताल्लुक़ की ज़रूरत, दोस्ती, कोवर्कर्स के साथ अच्छा ताल्लुक़। इसके ऊपर है इज्जत की ज़रूरत, यानी लोगों से रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन हो। और बिल्कुल टॉप पर है खुद शनासी, यानी अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचना। मैं फिर से कह रहा हूं, इन ज़रूरियात की तरतीब MCQs के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में आपसे यही चेक किया जाएगा कि आपको ये ऑर्डर नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ठीक से याद है या नहीं। अब अगरचे ये थ्योरी बहुत मशहूर है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है और इसकी कमज़ोरियों को जानना भी इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैस्लो ने ये अज्यूम किया था कि हर इंसान इस पिरामिड पर एक एक करके ऊपर चढ़ता है, यानी पहले नीचे वाली ज़रूरत पूरी होगी, फिर ही वो अगली के बारे में सोचेगा। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड भी MCQ गोल्ड है। मैस्लो की थ्योरी पर सबसे बड़ी तनकीद ये है कि ये यूनिवर्सल नहीं है। हो सकता है किसी के लिए दोस्ती, बिलोंगिंगनेस, जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी से ज़्यादा अहम हो, या कुछ कल्चर्स में कम्युनिटी की ज़रूरियात इंडिविजुअल नीड्स से पहले आती हैं। इसलिए याद रखें, मैस्लो की ये तरतीब हर किसी पर लागू नहीं होती। ऑलराइट, चलिए फाइनल रिवीजन टाइम। सब कुछ जल्दी से दोबारा देख लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए पक्का हो जाए। सबसे पहले मोटिवेशन की तारीफ। ये वो कुव्वत है जो आपके अमल को एनर्जी देती है, डायरेक्शन देती है और उसे जारी रखती है। दूसरा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक है अंदरूनी तसल्ली, एक्सट्रिंसिक है बाहर से मिलने वाला इनाम। और हाँ, पैसा हमेशा एक्सट्रिंसिक है। तीसरा, मैस्लो की 5 ज़रूरियात बिल्कुल सही तरतीब में। इस ऑर्डर को ज़हन नशीन कर लें। और आखिर में मैस्लो पर एक बड़ी तनकीद, ये वन साइज फिट्स ऑल थियरी नहीं है। ज़रूरियात की तरतीब कल्चर और लोगों के हिसाब से बदल सकती है। अगर आपने ये वजाहत गौर से देखी है तो मोटिवेशन और मैस्लो अब आपके लिए पेचीदा नहीं रहे। लेसन 33 और 34 अब आपके लिए नंबर हासिल करने वाले चैप्टर्स हैं। पुरसकून रहें, आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अक्सर तलबा जब बहुत सारी मोटिवेशन थ्योरीज देखते हैं तो घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, फाइनल इम्तिहानात कहानियां नहीं टेस्ट करते, वो पैटर्न्स टेस्ट करते हैं। अगर आप इस तज्जिए को ठीक से समझ लें तो लेसन 35 और 36 आपके लिए आसान स्कोरिंग वाले चैप्टर्स बन सकते हैं। चलें जल्दी से देखते हैं कि हम क्या कवर करेंगे। हम एग्जाम स्कोरिंग गाइड से शुरू करेंगे, फिर लेसन 35 की 5 अहम थ्योरीज को समझेंगे। उसके बाद लेसन 36 में गोल्स और रिवॉर्ड्स पर बात होगी और आखिर में फाइनल इम्तिहान के लिए एक तेज सी रिवीजन करेंगे।
तो ठीक है, आइए लेसन 35 से शुरू करते हैं, जहां हम बात करेंगे ज़रूरियात यानी नीड्स और तसव्वुरात यानी परसेप्शंस की। सबसे पहले है मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ये बहुत आसान है। थ्योरी एक्स का नज़रिया मनफी है, यानी ये समझा जाता है कि मुलाजमिन काम से भागते हैं और उन्हें कंट्रोल की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ थ्योरी वाई का नज़रिया मुस्बत है कि मुलाजमिन काम को एंजॉय करते हैं और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि थ्योरी एक्स का ताल्लुक लो ऑर्डर नीड्स से है और थ्योरी वाई का हाई ऑर्डर नीड्स से। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के सवालात अक्सर मवाजने की शक्ल में आते हैं। ये MCQs के लिए बहुत अहम है। अब आते हैं हर्ज़बर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी पर। यहाँ दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक है हाइजीन फैक्टर्स, जैसे तनख्वाह और काम का माहौल, ये सिर्फ नाखुशी को रोकते हैं। दूसरे हैं मोटिवेटर्स, जैसे कामयाबी और पहचान, ये असल में इत्मीनान पैदा करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के उलट नहीं हैं। इस बात को बिल्कुल जहन नशीन कर लें। मोटिवेटर्स इत्मीनान पैदा करते हैं, हाइजीन फैक्टर्स सिर्फ अदम इत्मीनान को रोकते हैं। MCQs में अक्सर इसी फ़र्क पर सवाल बनता है। ये बहुत अहम है। अगली थ्योरी है एल्डरफर की ERG थ्योरी। बहुत आसान है। इसमें 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं। E से एग्जिस्टेंस यानी मादी ख्वाहिशात जैसे तनख्वाह, R से रिलेटेडनेस यानी समाजी ताल्लुकात, और G से ग्रोथ यानी ज़ाती तरक्की की ख्वाहिश। अब असल बात जो इम्तिहान में पूछी जाती है वो है ERG का मुवाजना मैस्लो की थियरी से। देखिए, मैस्लो की थियरी सख्त है, कदम ब कदम चलती है, लेकिन ERG थियरी लचकदार है। यहां एक वक्त में एक से ज्यादा जरूरियात अहम हो सकती हैं, इसलिए याद रखें ERG थियरी मैस्लो से ज्यादा लचकदार है। ये एक आम MCQ है। ठीक है, अब है मैक्लेलैंड की थ्योरी, जो कहती है कि ज़रूरतें पैदाइशी नहीं होती बल्कि हम उन्हें सीखते हैं। इसमें 3 हैं: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। इम्तिहान के लिए सिर्फ ये याद रखें कि कामयाब मैनेजर्स में ज़ाती फ़ायदे वाली पर्सनल पावर की ख्वाहिश कम और इदारे की भलाई के लिए इंस्टीट्यूशनल पावर की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। ये पॉइंट MCQs के लिए बहुत अहम है। अब देखते हैं इक्विटी थ्योरी को। इसका बुनियादी तस्वर बहुत सादा है, जो हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। लोग इंसाफ से मोटिवेट होते हैं। वो हमेशा अपनी मेहनत और उसके नतीजे का मवाजना दूसरों की मेहनत और उनके नतीजे से करते हैं। तो जब किसी मुलाजिम को नाइंसाफ़ी महसूस होती है तो वो क्या करता है? वो या तो अपनी कोशिश कम कर देता है, या ज़्यादा इनाम मांगता है, या अपना मुवाजना किसी और से करने लगता है, और आखिर में वो नौकरी भी छोड़ सकता है। इक्विटी थियरी पर MCQs आमतौर पर इसी बारे में होते हैं कि लोग नाइंसाफ़ी पर क्या रद्द अमल देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेसन 36 की तरफ। यहाँ हम गोल्स और रिवॉर्ड्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि तवक्कुआत और नताइज हमारे रवैये को कैसे चलाते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये MCQs के लिए समझे कि सोने की कान है। इसमें 3 अहम लिंक्स हैं। पहला है एक्सपेक्टेंसी, अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या मुझे इनाम मिलेगा। और तीसरा वेलेंस, क्या ये इनाम मेरे लिए कोई अहमियत रखता है। और इन तीनों लिंक्स को मिलाकर ये सादा सा फॉर्मूला बनता है। मोटिवेशन बराबर है एक्सपेक्टेंसी ज़र्ब इंस्ट्रूमेंटैलिटी ज़र्ब वेलेंस। M बराबर है E ज़र्ब I ज़र्ब V। तो इस थ्योरी का सबसे अहम उसूल ये है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी सिफर हो तो मोटिवेशन सिफर हो जाती है। मैं इसे दोहराता हूं, अगर एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी या वेलेंस में से कोई भी एक सिफर है तो मोटिवेशन सिफर हो जाएगी। ये MCQs के लिए एक इंतहाई अहम उसूल है। अब है गोल सेटिंग थ्योरी। ये कहती है कि मखसूस और मुश्किल अहदाफ कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। अहदाफ को कबूल किया जाए, फीडबैक मिलती रहे, मुलाजिम कमिटेड हो और उससे खुद पर यकीन यानी सेल्फ एफिकेसी हो। इम्तिहान के लिए एक बात ज़रूर याद रखें, मुश्किल अहदाफ सिर्फ कारकर्दगी बढ़ाते हैं, मुलाजिम का इत्मीनान नहीं। ये एक क्लासिक MCQ ट्रैप है। रीइंफोर्समेंट थियरी के मंतिक बिल्कुल सीधी है। हमारा रवैया उसके नताइज पर मुनहसर होता है। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा निकले तो हम वो काम दोबारा करते हैं, अगर नतीजा बुरा हो तो हम उससे बचते हैं। इम्तिहान के लिए कलीदी नुक्ता यह है कि ये थियरी इंसान की अंदरूनी कैफियत जैसे कि उसकी ज़रूरियात या अहबाफ को नज़रअंदाज करती है और सिर्फ बैरूनी नताइज पर तवज्जो देती है। ये MCQs के लिए याद रखना ज़रूरी है। आखिर में 2 जदीद तरीक़े। ओपन बुक मैनेजमेंट का मतलब है मुलाजिमीन के साथ कंपनी की माली मालूमात शेयर करना ताकि वो मालिक की तरह सोचें।
और पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब है तनख्वाह को बराह रास्त कारकर्दगी से जोड़ना। वाज़े तौर पर याद रखें, पे फॉर परफॉर्मेंस के सवालात अक्सर एक्सपेक्टेंसी थियरी से जुड़े होते हैं। ये MCQs के लिए एक अहम कनेक्शन है। ठीक है, चलें अब एक तेज सी रिवीजन कर लेते हैं उन सबसे अहम पैटर्न्स की जो MCQs में आते हैं। जल्दी से दोहराते हैं। थियरी X मनफी है, थियरी Y मुस्बत। हाइजीन फैक्टर्स सिर्फ नाखुशी को रोकते हैं, जबकि मोटिवेटर्स इत्मीनान पैदा करते हैं। और मैस्लो की थियरी सख्त है, जबकि ERG थियरी लचकदार है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में याद रखें M = E × I × V, और अगर कोई एक भी सिफर हुआ तो मोटिवेशन सिफर हो जाएगी। गोल सेटिंग के लिए स्पेसिफिसिटी, फीडबैक, कमिटमेंट और सेल्फ एफिकेसी लाजमी है। और आखिर में रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि रवैया अपने नताइज का फंक्शन है। लीजिए, अब आपने फाइनल इम्तिहानात के लिए सबसे अहम मोटिवेशन थ्योरीज को कवर कर लिया है। ये चैप्टर्स देखने में लंबे लगते हैं, लेकिन इम्तिहान के सवालात सादा होते हैं। पुरसुकून रहें, आप बहुत होशियारी से तैयारी कर रहे हैं। सबक 37 और 38। हाँ, देखने में लंबे लगते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ आके घबरा जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ। देखें, अगर ये असबाक एक दफ़ा समझ आ गए ना, तो MCQs बिल्कुल आसान हो जाते हैं। हम बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, और सिर्फ वो पॉइंट्स देखेंगे जो इम्तिहान में आने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुलाजिमीन का एक ख़ास ग्रुप है जिन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। उनको मोटिवेट कैसे किया जाए? चले सबक के इस पहले हिस्से को समझते हैं। ये इल्मी पेशावर हैं कौन? देखें, ये आम कारकुन नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास खुसूसी इल्म होता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए या मार्केट के तज्जियाकार, और इसीलिए इन्हें मुतहर्रिक करने का तरीका भी अलग है। और ये स्लाइड ये सबसे ज़रूरी फ़र्क बता रही है। पेशावर अफराद के लिए पैसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है काम का चैलेंज। क्यों? क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए। वो अपने काम में माहिर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका काम कोई मायने रखे। ये बात जहन में बिठा लें, ये इम्तिहान का एक अहम नुक्ता है। तो इस पॉइंट को पक्का कर लें। MCQs में ये सवाल बार बार आता है कि इल्मी पेशावर अफराद को किस चीज़ से हौसला मिलता है, और जवाब तकरीबन हमेशा काम का चैलेंज ही होता है। ठीक है, लोगों को मुतहर्रिक करना एक चीज़ है, लेकिन उनकी रहनुमाई करना। चलें अब क़यादत पर बात करते हैं। क़यादत का सीधा सा मतलब है लोगों को मुतासर करना। देखें, मैनेजर्स को मुकर्रर किया जाता है, लेकिन लीडर वो है जिसका लोगों पर असर हो। यही बुनियादी फ़र्क है। लीडरों के पास ना 6 किस्म की ताकत होती है। चलिए जल्दी से एक एक करके देखते हैं। पहली है कानूनी ताकत, जो आपके ओहदे से आती है। दूसरी, इनाम की ताकत, यानी इनाम देने की सलाहियत। तीसरी, ज़बरदस्ती की ताकत, यानी सज़ा देने की ताकत। फिर आती है माहिर की ताकत, जो आपके इल्म की वजह से है। पांचवी है मालूमाती ताकत, यानी मालूमात तक रसाई। और आखिर में हवाला जाती ताकत। ये तब होती है जब लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। ये टेबल बिल्कुल वाज़िया कर देता है कि हर किस्म की ताकत का नतीजा क्या निकलता है। अगर आप माहिर या हवाला जाती ताकत इस्तेमाल करते हैं तो लोगों में अज़्म आता है, वो दिल से काम करते हैं। अगर आप कानूनी या इनाम की ताकत इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ हुक्म मानेंगे, और अगर आप ज़बरदस्ती की ताकत इस्तेमाल की तो आपको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, लोग मुखालिफत करेंगे। इस टेबल को बस याद कर लें और ताकत से मुतालिक कोई भी MCQ आप आराम से हल कर लेंगे। माहिर और हवाला जाती ताकत सबसे अच्छी हैं क्योंकि इनसे हकीकी अज़्म पैदा होता है। अच्छा, क़यादत की सबसे पहली बड़ी थ्योरी थी खसलत का नज़रिया। इस थ्योरी ने ये जानने की कोशिश की कि क्या तमाम अजीम लीडरों में कुछ मुश्तरका खुसूसियात या ट्रेट्स होती हैं, जैसे क्या वो सब बहुत ज़हीन होते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये नज़रिया बहुत कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास फहरिस्त नहीं मिल सकी जो हमेशा काम करे। तो खसलत के नज़रिए का खुलासा बस इतना सा है, ये कौन पर तवज्जो मरकूज़ करता है, क्या पर नहीं। और इसके साथ सबक 37 के अहम नुकात यहाँ ख़त्म होते हैं। सबक 38 अहम है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉडल्स हैं और MCQs को मॉडल्स बहुत पसंद हैं, तो इस पर पूरी तवज्जो देनी है।
रवैये के नज़रियात इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि लीडर क्या करते हैं। यहाँ 3 अहम मुताले हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहले आयवा मुताले। इसमें 3 अंदाज देखे गए, खुद मुख्तार, जमहूरी और अदम मुदाखलत। फिर है मिशिगन मुताले। इसने 2 अंदाजों का मवाजना किया, मुलाजिम मरकूज और काम मरकूज। और आखिर में ओहायो एस्टेट मुताले, जिसने 2 अहम रवैयों की निशानदही की। यहाँ एक आम उलझन होती है। ओहायो स्टेट मुताले में काम पर तवज्जो और लोगों पर तवज्जो, ये 2 अलग-अलग पैमाने हैं। इसका मतलब यह है कि एक लीडर एक ही वक्त में काम पर भी पूरी तवज्जो दे सकता है और लोगों का भी पूरा ख्याल रख सकता है। वो एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं। इंतज़ामी ग्रिड भी 2 चीज़ों को देखता है, लोगों के लिए तशवीश और पैदावार के लिए तशवीश। इस मॉडल के मुताबिक मिसाली लीडर वो होता है जो दोनों में आला हो, जिससे टीम मैनेजर कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर तरबियत के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हालात के नज़रियात की तरफ। ये नज़रियात कहते हैं कि क़यादत का कोई एक बेहतरीन अंदाज नहीं होता, बल्कि अंदाज सूरत हाल के हिसाब से बदलता है। हम फिडलर के मॉडल से शुरू करेंगे और यहाँ इम्तिहान के लिए एक बहुत अहम उसूल है। फीडलर ने एक चीज़ इस्तेमाल की जिसे LPC पैमाना कहते हैं, यानी सबसे कम पसंदीदा साथी। उसको बिल्कुल सादा रखें। अगर आपका LPC स्कोर कम है तो आप काम पर मबनी हैं, और अगर आपका LPC स्कोर ज़्यादा है तो आप लोगों पर मबनी हैं। और ये फीडलर के मॉडल का सबसे अहम हिस्सा है। उसूल ये है, जब सूरत हाल बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो तो कम LPC लीडर यानी काम पर मबनी लीडर बेहतरीन होता है। जब सूरत हाल मोतदिल या दरमियानी हो तो आला LPC लीडर यानी लोगों पर मबनी लीडर बेहतरीन होता है। मैं इसे दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इंतहाई हालात में काम पर मबनी लीडर, दरमियानी हालात में लोगों पर मबनी लीडर। पिछली स्लाइड पर मौजूद टेबल को याद कर लें। इस पर एक सवाल तकरीबन यकीनी है, और अगर आपको ये असूल मालूम है तो ये एक आसान नंबर है। एक और हालाती नज़रिया हर्सी और ब्लांचार्ड का है। ये बहुत आसान है। ये कहता है कि आपका क़यादत का अंदाज आपके पैरोकारों की तैयारी पर मुनहसर होना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं हैं तो आप उन्हें बताते हैं, अगर वो बहुत तैयार हैं तो आप उन्हें काम सौंपते हैं। आखिर में पाथ गोल नज़रिया है। इसका बुनियादी ख्याल ये है कि लीडर का काम अपने मुलाजमीन के लिए अहदाफ तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना है। लीडर सूरत हाल के मुताबिक 4 रवैयों में से एक का इंतखाब करता है। ठीक है, हमने बहुत कुछ कवर किया है। आइए अब एक पुरसुकून आहिस्ता नज़रसानी करते हैं ताकि सबसे अहम नुकात को मजबूत किया जा सके। बस इन कलीदी नुकात को याद रखें। पेशेवर अफराद चैलेंज से हौसला पाते हैं, अज़्म, माहिर और हवालाजाती ताकत से आता है। खसलत का नज़रिया कौन के बारे में है, जबकि रवैये का नज़रिया क्या के बारे में है। फीडलर का असूल इंतहाओं के लिए कम LPC और मोतदिल हालात के लिए आला LPC। हालाती क़यादत का ताल्लुक पैरोकार की तैयारी से है और पाथ गोल रास्ते को साफ करने के बारे में है। तो अब क़यादत के नज़रियात से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये पूरी तरह देखा है तो सबक 37 और 38 अब आपके लिए नंबर हासिल करने वाले मौज़ूआत हैं। आइए अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो MGT503 के फाइनल इम्तिहान की तैयारी करते हैं। आज हम फोकस करेंगे लेसन 39 और 40 पर, जो हैं लीडरशिप और ग्रुप्स के बारे में। मुझे पता है कि ये लेसन्स अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हों। हम मिलकर इन्हें बहुत आसान बनाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये लेसन्स बहुत मुश्किल हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देंगे और सिर्फ उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो MCQs के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 39 से। ये है मॉडर्न लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, MCQs में अक्सर मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स का आपस में मवाजना पूछा जाता है। तो देखते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ 2 अहम किस्में हैं, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसलेशनल लीडर्स को आप एक मैनेजर की तरह समझें, जिनका फोकस काम, उसूल और इनाम पर होता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स एक इंस्पायरिंग कोच की तरह होते हैं, जो एक बड़े विजन के लिए पूरी टीम को जोड़ते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो ट्रांजैक्शनल से एक कदम आगे है और आम तौर पर ज़्यादा मौसर होती है। ये एक बहुत अहम MCQ पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं करिश्मा की। ये क्या है?
ये असल में लोगों में फ़ख्र और एतमाद पैदा करने की सलाहियत है। लेकिन यहाँ इम्तिहान का एक अहम नुक्ता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये कोई पैदाइशी, कोई जादुई चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। करिश्मा दरअसल कुछ रवैयों का मजमूआ है जिन्हें सीखा जा सकता है। तो एक करिश्माती लीडर में 5 खास बातें होती हैं। चलें जल्दी से देखते हैं। उनके पास एक वाज़े विजन होता है, वो उस विजन को अच्छी तरह समझा सकते हैं, वो अपने मकसद के लिए रिस्क लेते हैं, वो लोगों की ज़रूरियात को समझते हैं और उनका रवैया आम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। और याद रखिएगा, ये लीडरशिप स्टाइल तब सबसे ज़्यादा मौसर होता है जब काम का कोई नज़रियाती मकसद हो। बसीरत वाली लीडरशिप या जिसे विजनरी लीडरशिप कहते हैं, ये क्या है? ये मुस्तकबिल का एक ऐसा तसव्वुर बनाना है जो हकीकत पसंदाना भी हो और पुरकशिश भी, जो लोगों को सिर्फ काम करने पर मजबूर ना करे बल्कि जज्बाती तौर पर मोटिवेट करे। यहाँ MCQ का नुक्ता यही है, एक गोल आपको बताता है कि क्या करना है, लेकिन एक विजन आपके दिल को छूता है और आपको तहरीक देता है। चलें, अब लेसन 39 के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम बात करेंगे एतमाद और टीम लीडरशिप जैसे बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स पर। ये 2 मिलती जुलती टर्म्स हैं, क्रेडिबिलिटी यानी साख और ट्रस्ट यानी एतमाद। इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। साख का मतलब है कि आप किसी को काबिल और ईमानदार मानते हैं, जैसे कोई माहिर डॉक्टर, जबकि एतमाद इससे ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये लीडर के किरदार पर यकीन रखना है। MCQs में इन दोनों के दरमियान फ़र्क पूछा जा सकता है। एतमाद के 5 पहलू हैं, उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। दयानतदारी यानी सच्चाई, काबिलियत यानी काम करने की सलाहियत, मुस्तकिल मिजाजी यानी जिस पर भरोसा किया जा सके, वफादारी यानी जो आपके मफाद का ख्याल रखे, और कुशादगी यानी खुले दिल से बात करना। और ये ख़ास तौर पर उन टीमों के लिए बहुत अहम है जो खुद मुख्तार होती हैं। एक टीम लीडर के 4 अहम रोल होते हैं। वो दूसरों के साथ राब्ताकार होता है, मसाइल को हल करता है, तनाज़ात को मैनेज करता है और टीम के लिए एक कोच का किरदार अदा करता है। टीम लीडर का असल काम इस बात में तवाज़ुन रखना होता है कि कब टीम के मामलात में शामिल होना है और कब उन्हें खुद काम करने देना है। अच्छा, रिसर्च से कुछ आम बातें सामने आई हैं कि ख़वातीन ज़्यादा जमहूरी और मिलजुल कर काम करने वाला अंदाज़ अपनाती हैं, जबकि मर्द ज़्यादा हिदायती और ट्रांजैक्शनल होते हैं। लेकिन सबसे अहम नुक्ता ये है कि सूरत हाल जो है वो सिम्प से ज़्यादा अहमियत रखती है ये फैसला करने में कि कौन सा स्टाइल बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ हमारा लेसन 39 मुकम्मल हुआ। अब शुरू करते हैं लेसन 40, जो ग्रुप्स के काम करने के तरीके के बारे में है। इस हिस्से से MCQs अक्सर सीधे सीधे तारीफ़ों से आते हैं। तो एक ग्रुप होता क्या है? उसकी एक बहुत सादा सी तारीफ़ है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठे हों और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हुए बातचीत करें। जैसे एक क्रिकेट टीम, वो सब एक मकसद यानी जीतने के लिए इकट्ठे हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ये बस में खड़े लोगों के हुजूम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्रुप्स की 2 मेन किस्में हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप्स वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन किसी खास मकसद के लिए बनाती है, जैसे कमांड ग्रुप। और इनफॉर्मल ग्रुप्स वो हैं जो मुलाजमीन अपनी समाजी ज़रूरियात के लिए खुद ही बना लेते हैं, जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप। ये एक क्लासिक MCQ टॉपिक है। एक दिलचस्प सवाल, कभी सोचा है कि जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो लोग अक्सर कम काम क्यों करते हैं? आइए इसकी वजह जानते हैं। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं सोशल लूफिंग। ये वो रुझान है जब लोग ग्रुप में काम करते हुए उतनी कोशिश नहीं करते जितनी वो अकेले काम करते हुए करते हैं। तो मैनेजर्स इस सोशल लूफिंग को कैसे रोक सकते हैं? इसके कुछ आसान तरीके हैं। हर फर्द के काम को सबके सामने लाएं, हर एक को अलग अलग फीडबैक दें, काम का मेयार वाजे करें और इनामात को इनफरादी कारकर्दगी से जोड़ दें। ये हल अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्रुप्स बनते कैसे हैं और कैसे तरक्की करते हैं। ये जो तरतीब है ना, ये इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। ग्रुप की तरक्की के 5 मराहिल होते हैं। पहला है फॉर्मिंग, यानी जब सब एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा है स्टॉर्मिंग, यहाँ अक्सर इख्तलाफात होते हैं। तीसरा है नॉर्मिंग, जब सब उसूलों पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं। चौथा है परफॉर्मिंग, ये वो स्टेज है जहाँ ग्रुप सबसे अच्छा काम करता है। और आखिर में है एडजर्निंग, जब काम ख़त्म हो जाता है। अहम बात यह है कि ग्रुप की कारकर्दगी हर मरहले पर बदलती रहती है।
बहुत अच्छा। अब आखिर में हम सबसे अहम पॉइंट्स को एक बार फिर तेजी से दोहरा लेते हैं ताकि वो इम्तिहान के लिए जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो लेसन 39 से क्या याद रखना है? ट्रांजैक्शनल बमुकाबला ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का फर्क ये कि करिश्मा सीखा जा सकता है, पैदाइशी नहीं होता। विजन जज्बात से तहरीक देता है और एतमाद के वो 5 पहलू। लेसन 40 से ये याद रखें, ग्रुप की तारीफ क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या फ़र्क है, और ये कि सोशल लूफिंग को इनफरादी जवाबदेही से कम किया जा सकता है। और आखिर में ग्रुप के वो 5 मराहिल, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा कारकर्दगी परफॉर्मिंग के मरहले में होती है। तो देखा, इस तरह हमने सारे अहम निकात का जायज़ा ले लिया है। उम्मीद है कि अब लेसन 39 और 40 आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। ये MCQs में नंबर हासिल करने के लिए बहुत अहम एरियाज़ हैं। आपके इम्तिहान के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। अस्सलामुअलैकुम। सबक 41 और 42 इम्तिहान में अच्छे नंबर दिलाने वाले टॉपिक्स हैं। देखें, ये सबक लंबे ज़रूर लगते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। हम इन्हें छोटे छोटे MCQ पॉइंट्स में तोड़ देंगे ताकि तैयारी एकदम आसान हो जाए। तो चलें एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ग्रुप के बुनियादी उसूलों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रुप की कारकर्दगी कैसे बेहतर होती है। इसके बाद कम्युनिकेशन के अमल और इसकी रुकावटों पर बात करेंगे, और आखिर में एक बहुत ही तेज़ MCQ रिवीजन करेंगे। चलिए सबक 41 से शुरू करते हैं। एक बात याद रखें, इस हिस्से से ज़्यादातर MCQs तारीफ़ों और लिस्ट से ही बनते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप की बुनियादी तारीफ को समझना है। याद रखें, इसमें 2 लफ्ज़ बहुत अहम हैं। एक है तामुल यानी इंटरैक्शन, और दूसरा है बाहमी इन्हसार यानी इंटरडिपेंडेंस। बस ये 2 लफ्ज़ ज़हन में रखने हैं। अच्छा, लोग ग्रुप्स ज्वाइन ही क्यों करते हैं? ये कुछ आम वजूहात हैं। इम्तिहान में ऐसा सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी वजह ग्रुप में शामिल होने की है, तो इस लिस्ट पर बस एक नज़र डाल लें। ये लिस्ट तो बहुत ही अहम है। ये एक क्लासिक MCQ लिस्ट है। इम्तिहान के लिए ग्रुप के अंदर ये ख़ास किरदार याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक का अपना अलग काम है। यहाँ एक बहुत ही अहम MCQ पॉइंट आ रहा है। एक ग्रुप का बेहतरीन साइज़ क्या होता है? 5 से 7 मेंबर्स। बस ये नंबर याद रखें। क्यों? ताकि फ़ैसले आसानी से हों और सबकी बात भी सुनी जा सके। ये तरतीब इम्तिहान में अक्सर पूछी जाती है। ग्रुप बनने के ये 5 मराहिल हैं और इनको तरतीब से याद करना है। फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और आखिर में एडजॉर्निंग। इस तरतीब को बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रुप्स को मुअस्सर कैसे बनाया जाता है। यहाँ हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो MCQs में बार बार आती हैं। सोशल लूफिंग ये क्या है? सीधे लफ्ज़ों में जब कोई ग्रुप में ये सोचकर कम मेहनत करता है कि चलो बाकी लोग तो काम कर ही रहे हैं, उसे फ्री राइडर प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये तारीफ याद रखें। तो इस सोशल लोफिंग से बचा कैसे जाए, ये लिस्ट इसका हल बताती है, और ये MCQs के लिए बहुत अहम है। इनमें से कोई भी तरीका ऑप्शन में आ सकता है। ये लाइन बहुत अहम है। सारी टीमें ग्रुप्स होती हैं, लेकिन सारे ग्रुप्स टीमें नहीं होते। इसका क्या मतलब है? देखें, टीम में एक मुश्तरका मकसद और जिम्मेदारी होती है। हर कोई एक दूसरे को जवाबदेह होता है। ये चीज़ हर ग्रुप में नहीं होती। एक अच्छी टीम में क्या खुसूसियात होनी चाहिए? ये 8 खुसूसियात इम्तिहान के लिए याद कर लें। इनमें से कोई भी ऑप्शंस में पूछी जा सकती है। तो सबक 41 का खुलासा क्या है? बस ये लिस्ट याद कर लें। ज़्यादातर इम्तिहान इसी में से है। ठीक है, चलें अब सबक 42 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब बारी है सबक 42 की। शुरू करते हैं कम्युनिकेशन की तारीफ और इसके पूरे अमल से। ये एक बहुत बहुत अहम MCQ पॉइंट है। कम्युनिकेशन का मतलब है पैगाम को भेजना और उसे समझना। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इस बात से इत्तिफाक भी किया जाए, सिर्फ समझना काफ़ी है। ये एक और प्रोसेस है जो अक्सर इम्तिहान में आता है। इसकी तरतीब को अच्छी तरह याद कर लें। भेजने वाले से शुरू होकर मैसेज कैसे जाता है और फीडबैक तक कैसे पहुंचता है। अच्छा, एक तंजीम में बातचीत कैसे होती है, इसकी 4 सिमतें हैं। डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे, अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर, लेटरल यानी एक ही लेवल पर, और डायगोनल जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और लेवल्स के बीच में होती है। अब बात करते हैं इन रुकावटों की जो कम्युनिकेशन में आती हैं और उनको कैसे दूर किया जाए।
ये भी एक ऐसा हिस्सा है जहां से बहुत से सवालात बनते हैं। ये वो आम रुकावटें हैं जो किसी भी पैगाम का मतलब बदल सकती हैं। इन सब के नाम अच्छी तरह जहन में बिठा लें। और इन रुकावटों को दूर कैसे करना है, ये लिस्ट उन तरीकों को बताती है जो मैनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अहम MCQ लिस्ट है। चलें अब आखिर में सिर्फ 15 सेकंड में दोनों अस्बाक के सबसे अहम MCQ पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ज़्यादातर MCQ सीधे यहीं से आएंगे। ग्रुप का साइज़ क्या है, 5 से 7, सोशल लोफिंग क्या है और इसे कम कैसे करें, ग्रुप के मराहिल की तरतीब क्या है, एक अच्छी टीम की 8 खुसूसियात कौन सी हैं, कम्युनिकेशन का पूरा अमल क्या है, उसकी रुकावटें कौन सी हैं और उसका बहाव किन सिमतों में होता है। तो अगर ये सारी लिस्ट्स और पॉइंट्स याद हैं तो समझे कि आप बहुत सारे MCQs बहुत तेज़ी से और ठीक-ठीक हल कर सकते हैं। आपके इम्तिहान के लिए नेक ख्वाहिशात। ओके, MGT503 के फाइनल्स के लिए ना लेसन 43 और 44 ये समझ लें कि MCQs का गोल्ड माइन है। अगर आपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लिया तो काफ़ी सारे सवाल आप छट से सॉल्व कर लेंगे। तो आखिर तक ज़रूर साथ रहिएगा, क्योंकि लेसन 44 के जो कंट्रोल टाइप्स हैं ना, वो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, बहुत अहम है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? पहले ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स, उसके बाद मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन और आखिर में कंट्रोल सिस्टम्स के डिज़ाइन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक सोचने की बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन आखिर चलती कैसे है, एक से दूसरे तक जाती कैसे है। बस इसी फ्लो को, इसी पैटर्न को हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है इंफॉर्मेशन के फ्लो का पैटर्न एक ग्रुप के लोगों के बीच। अब देखें, इसके 5 अहम स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में, जैसा कि नाम से जाहिर है, इंफॉर्मेशन एक सेंटर पॉइंट से कंट्रोल होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हील, चेन और वाई। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन काफ़ी फ्री होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सर्कल और स्टार। और अब आ गया इस टॉपिक का सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स यानी व्हील, चेन, यू, ये सिंपल और रूटीन टास्क्स के लिए तेज़ और एक्यूरेट हैं, लेकिन इसमें ग्रुप मोराइल नीचे रहता है। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स यानी सर्कल और स्टार, ये कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए बेहतर हैं और यहाँ ग्रुप मोराइल हमेशा हाई रहता है। ये फ़र्क ज़रूर याद रखिएगा। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर्स तो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नेटवर्क्स के अंदर इंफॉर्मेशन के जो ऑफिशियल रास्ते हैं, जिनको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स कहते हैं, वो क्या हैं। पहले बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। ये, जैसा कि नाम है, ऊपर से नीचे आती है, टॉप मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज़ तक। इसकी 5 कैटेगरीज हैं। नोट कर लें, ये MCQs की लिस्ट है। जॉब इंस्ट्रक्शंस, जॉब रैशनल्स, प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस फीडबैक और मिशन। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इन्फॉर्मेशन फिल्टर हो जाती है या फिर फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता। और इसको ठीक कैसे करें? सिंपल है, अलग अलग चैनल्स यूज़ करें, मैसेज रिपीट करें और फीडबैक को इनकरेज करें। अब आते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन पर, जो बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी नीचे से ऊपर। इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, मसाइल, सजेशंस, ये सब शेयर होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है फिल्टरिंग। सबॉर्डिनेट्स यानी मातहत लोग अक्सर बुरी खबर ऊपर नहीं भेजते या उसको हल्के फुल्के अंदाज में बताते हैं। ये फिल्टरिंग का लफ्ज़ एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस फिल्टरिंग का हल क्या है? एक मशहूर टेक्निक है MBWA, मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड। ये एक क्लासिक MCQ पॉइंट है। इसका मतलब सीधा सा है, मैनेजर्स अपनी जगह से उठकर घूमें, लोगों से बात करें और डायरेक्टली फीडबैक लें ताकि उन्हें असल सिचुएशन पता चले। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये उन लोगों के बीच होती है जो सेम लेवल पर काम करते हैं, शायद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। इसमें रुकावटें क्या आती हैं? राइवलरी यानी मुकाबलाबाजी, स्पेशलाइजेशन यानी बस अपने डिपार्टमेंट की सोचना, और मोटिवेशन की कमी। ये लिस्ट भी MCQ के लिए अहम है। अच्छा, अभी तक तो हमने सारी बात की फॉर्मल यानी ऑफिशियल रास्तों की, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी होता है, जिसे ग्रेप वाइन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और टेक्नोलॉजी ने इस सब को कैसे चेंज किया है। तो ग्रेपवाइन क्या है?
ये ऑर्गेनाइजेशन का इनफॉर्मल नेटवर्क है जो पर्सनल रिलेशनशिप्स पर चलता है, ऑफिशियल हायरार्की पर नहीं। इसकी 4 टाइप्स हैं, लेकिन जो आपको MCQ के लिए याद रखनी है वो है क्लस्टर चेन। ये सबसे कॉमन है। ग्रेपवाइन की बातें बहुत तेजी से फैलती हैं और यूड बी सरप्राइज्ड ये 50 से 90% तक आमतौर पर अच्छी खासी एक्यूरेट होती हैं। हाँ, इसका नुकसान ये है कि इससे अफवाहें भी फैल सकती हैं। और टेक्नोलॉजी ने तो कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही बदल दिया है, खास तौर पर 2 चीज़ों ने, नेटवर्क सिस्टम्स और वायरलेस कैपेबिलिटीज़। नेटवर्क सिस्टम्स में आपके पास ईमेल है, वॉइसमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, EDI, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट हैं। वायरलेस की वजह से कम्युनिकेशन अब जगह और वक्त की पाबंद नहीं रही। और यहाँ एक और ज़रूरी MCQ पॉइंट है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का फ़र्क। बिल्कुल सिंपल है। इंट्रानेट इंटरनल है, सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट एक्सटर्नल लोगों के लिए है, यानी कुछ ऑथराइज्ड आउटसाइडर्स जैसे वेंडर्स या कस्टमर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रा फॉर इंटरनल, एक्स्ट्रा फॉर एक्सटर्नल, ईजी। तो इसके साथ हमारा लेसन 43 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं लेसन 44 पर, जो है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग को समझने का सबसे आसान तरीका, प्लानिंग आपको रास्ता बताती है। आपने प्लान बनाया कि हमने इस रास्ते पर जाना है, लेकिन कंट्रोलिंग ये चेक करती है कि क्या हम अब भी उसी रास्ते पर हैं या कहीं गलत मोड़ तो नहीं ले लिया। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये इंश्योर किया जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स और गोल्स से मैच कर रही है। बिल्कुल, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सवाल ये है कि कंट्रोल्स इतने अहम क्यों हैं? इसके 5 अहम रोल्स हैं। ये अनसर्टेनिटी से डील करने में हेल्प करते हैं, बेकायदगियों या गलतियों को पकड़ते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को संभालते हैं और आखिर में मैनेजर्स को काम डेलीगेट करने देते हैं जबकि निगरानी उनके हाथ में रहती है। ये लिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वाले MCQ के लिए परफेक्ट है। चलिए अब आते हैं इस सेशन के आखिरी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कंट्रोल सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के 3 अहम तरीके। देखें, कंट्रोल के 3 बुनियादी सिस्टम्स हैं और इनका फ़र्क समझना लाजमी है। नंबर 1, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। इसकी बुनियाद है रूल्स, पॉलिसीज़ और हायरार्की। सब कुछ लिखा हुआ होता है। नंबर 2, क्लैन कंट्रोल। इसकी बुनियाद है कंपनी का कल्चर, उसकी वैल्यूज़, उसके नॉर्म्स। यहाँ रूल्स से ज़्यादा हमारी कंपनी का तरीका मायने रखता है। और नंबर 3, मार्केट कंट्रोल। इसकी बुनियाद है एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस, जैसे कि प्राइस कंपटीशन। यहाँ स्टैंडर्ड्स मार्केट सेट करता है। और हाँ, कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो, उसका प्रोसेस हमेशा 4 स्टेप्स का होता है। स्टेप 1, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स सेट करें। स्टेप 2, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें। स्टेप 3, दोनों को कंपेयर करें। और स्टेप 4, अगर कोई फ़र्क है तो करेक्टिव एक्शन लें, यानी उसे ठीक करें। चलिए, इस सेशन को इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, आपकी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जैसे ग्रेडिंग के रूल्स, अटेंडेंस पॉलिसी या ग्रुप प्रोजेक्ट्स के नॉर्म्स, वो आपकी परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालते हैं? जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं तो ये कभी नहीं भूलते। तो MGT503 के इस क्रैश कोर्स के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं हम। जी हाँ, ये आखिरी लेसन है, लेसन 45। चलें इस सफ़र को एक साथ अच्छे से मुकम्मल करते हैं। ये MGT303 का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। समझ लें बस फिनिश लाइन तक पहुंच ही गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस लेसन में ज्यादातर डेफिनेशंस और कंपैरिजंस है, जो MCQs के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लंबे पैराग्राफ्स रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि कौन सी चीज दूसरी से कैसे जुड़ती है। तो आइए देखते हैं कि इस आखिरी मंजिल में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कंट्रोल की 3 टाइमिंग्स, फिर ऑटोमेटिक वर्सेस ह्यूमन कंट्रोल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कुछ मेजरमेंट टूल्स देखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट का मकसद समझेंगे और आखिर में एक फाइनल रिवीजन करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो आइए पहले हिस्से से आगाज करते हैं, द 3 टाइमिंग्स ऑफ कंट्रोल। देखें, ये इस लेसन का सबसे अहम हिस्सा है, खास तौर पर एग्जाम के लिहाज से। सबसे पहला है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब है? ये वो कंट्रोल है जो काम शुरू होने से पहले अप्लाई होता है। इसका पूरा फोकस इनपुट्स पर होता है ताकि मसले पैदा ही ना हों। इसे प्री कंट्रोल भी कहते हैं, यानी पहले से कंट्रोल। दूसरा है कॉन्करेंट कंट्रोल। जैसे नाम से जाहिर है, ये कंट्रोल काम के दौरान होता है, यानी इन प्रोग्रेस।
इसमें चेक पॉइंट्स होते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को फौरन पकड़ा और ठीक किया जा सके। और आखिरी है फीडबैक कंट्रोल। ये कंट्रोल काम के मुकम्मल होने के बाद होता है। यहाँ सारा फोकस फाइनल आउटपुट पर होता है ताकि उससे सीखकर आगे की प्लानिंग बेहतर की जा सके। तो ये देखें, सारी बात यहाँ आके जुड़ जाती है। बस टाइमिंग याद रखनी है। काम से पहले फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, काम के दौरान कंकरेंट कंट्रोल, और जब सब कुछ हो जाए उसके बाद फीडबैक कंट्रोल। सिंपल। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सिर्फ ये 3 लफ्ज याद रह गए ना, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, यानी पहले, दौरान और बाद में, तो इस टॉपिक से आने वाले बहुत से MCQs आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलें अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, ऑटोमेटिक वर्सेस ह्यूमन कंट्रोल। इसमें हम समझेंगे कि ह्यूमन जजमेंट का क्या रोल होता है। अच्छा, इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। साइबरनेटिक कंट्रोल बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, जैसे एसी का थर्मोस्टैट। आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, वो खुद ही ऑन ऑफ होता रहता है। इंसान की जरूरत कम से कम है। दूसरी तरफ है नॉन साइबरनेटिक कंट्रोल, जहां एक इंसान, एक मैनेजर का होना जरूरी है, जो चीजों को देखे, परखे और फिर कोई फैसला करे। मतलब यहां इंसानी समझबूझ लाजमी है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की। देखिए, इसमें 2 ऐसी डेफिनेशंस हैं जो एग्जामिनर्स अक्सर टेस्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है प्रोडक्टिविटी की। ये बेसिकली एक रेशो है। आपने जितना आउटपुट बनाया, यानी जो चीज़ें या सर्विसेज पैदा की, उसको डिवाइड कर दें उन इनपुट से जो उससे बनाने में लगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। दूसरी चीज है इफेक्टिवनेस। इसका मतलब है कि क्या कंपनी सही गोल्स चुन रही है और फिर उन गोल्स को कितनी अच्छी तरह हासिल कर रही है। आसान लफ्जों में, डूइंग द राइट थिंग्स, यानी सही काम करना। और ये बात याद रखें, एग्जामिनर्स को ये दोनों डेफिनेशंस बहुत पसंद है, इसलिए इनके एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा होते हैं। अब चौथा हिस्सा है की परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स। इसमें हम सिर्फ एक हल्की सी नजर डालेंगे उन टूल्स पे जो परफॉर्मेंस को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए, आमतौर पर कई टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक है फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जैसे कि रेशियोज और बजट्स। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स, जहां मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी MIS का इस्तेमाल होता है। और आखिर में है बेंचमार्किंग, जिसका सीधा सा मतलब है दूसरी बेहतरीन कंपनीज से सीखना और खुद को बेहतर बनाना। एक और बहुत अहम टूल है द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। इसे बैलेंस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ पैसों को नहीं देखता, ये परफॉर्मेंस को 4 मुख्तलिफ मगर आपस में जुड़े हुए पहलुओं से देखता है। फाइनेंशियल पहलू, कस्टमर का पहलू, इंटरनल प्रोसेसेस और आखिर में लर्निंग एंड ग्रोथ, यानी सीखने और आगे बढ़ने की सलाहियत। और इसके साथ ही हम इस कोर्स के बिल्कुल आखिरी थ्योरी के हिस्से पर पहुंच गए हैं, द गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। यहां भी हम गहरी थ्योरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका मकसद समझेंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का आखिर मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी मुसलसल बेहतरी की कोशिश। इसमें क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बेहतर बनाना शामिल है, ISO जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शामिल है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM के फलसफे पर अमल करना शामिल। चलें इस लेसन के सबसे अहम नुकात को एक आखिरी बार आहिस्ता से दोहरा लेते हैं। कंट्रोल की 3 किस्में हैं, फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट और फीडबैक। साइबरनेटिक ऑटोमेटिक होता है, जबकि नॉन साइबरनेटिक में इंसान की जरूरत होती है। प्रोडक्टिविटी आउटपुट और इनपुट का रेशो है। इफेक्टिवनेस सही काम करना है। बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 हिस्से होते हैं और क्वालिटी सिस्टम्स का मकसद मुसलसल बेहतरी है। और इसके साथ MGT503 का पूरा सिलेबस अब मुकम्मल हो चुका है। आप इस क्रैश कोर्स के इख्तिताम तक पहुंच गए हैं। अब आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे। अब आपके जहन में एक पूरा स्ट्रक्चर, एक खाका मौजूद है। अब बिल्कुल सुकून से रिवाइज करें, MCQs और डेफिनेशंस पर फोकस करें, अपनी तैयारी पर यकीन रखें। आप इम्तिहान का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। Edu2, where blockchain becomes easy to understand.